आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट है। और जब भी हम लोग रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि रिस्क असेसमेंट एक्चुअली में होता क्या है। और अगर हम लोग एक नॉर्मल सी बात करें तो ये कहा जाता है कि रिस्क असेसमेंट कोई नई चीज़ नहीं है जो इंडस्ट्रीज इस टाइम फॉलो कर रही हैं, बल्कि रिस्क असेसमेंट इज द पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है और हर एक स्टेप के ऊपर हम लोग रिस्क को एसेस करते हैं और तभी आगे की तरफ मूव करते हैं। चाहे वो घर के अंदर किचन में एक कप ऑफ कॉफी को रेडी करना हो, प्रिपेयर करना हो, या घर से ऑफिस पहुंचना हो, या फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना हो, या रोड के ऊपर व्हीकल्स को ड्राइव करना हो या राइड करना हो। हर काम में हम लोगों का ब्रेन जो है वो रिस्क असेसमेंट करता है। और रिस्क असेसमेंट इस तरीके से करता है कि हम लोग हजार्ड्स को पहचानते हैं। जो हैजर्ड्स होते हैं, जो हम लोगों की लाइफ से जुड़े हुए एसोसिएटेड हैजर्ड्स हैं, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जिसको हमारी फैमिली ने, हमारे सोसाइटी के मेंबर्स ने जो हम लोगों को सिखाया है, उस हैजर्ड्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। जब हम लोग ये अपब्रिंगिंग्स होती है तो हर एक स्टेप्स पे हम लोगों को सिखाया जाता है कि रोड को कैसे पार करना है, अकेले नहीं जाना है, रात का टाइम है, कैश कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो जो लाइफ से एसोसिएटेड जो हैजर्ड्स होते हैं हम लोगों के, उससे तो हम लोग वाकिफ होते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें हम लोग इंटर करते हैं, तो उस इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हैजर्ड्स होते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग टाइप्स के हैजर्ड्स पाए जाते हैं और उन हैजर्ड्स से होने वाली जो इंजरीज या इलनेस है उसकी सेवरिटी भी अलग अलग होती है। यानी किसी कोई छोटा मोटा हैजर्ड से इससे छोटी चोट लगेगी, कुछ ऐसे हैजर्ड्स होते हैं जिस जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, या कुछ ऐसी डिजीज कॉज करती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इज नॉट अ न्यू थिंग, while it's a part of everyone's life, हम लोगों के हिस्सा है। लेकिन हम लोग जो सीखना जा रहे हैं वो इंडस्ट्रीज के हैजर्ड्स को सीखेंगे और उसी का रिस्क असेसमेंट भी सीखेंगे कि किस तरीके से, किस टेक्निक से, किस मेथोडोलॉजी से हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर के हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एस्टिमेट करते हैं, देन इवेल्यूट करते हैं, फिर कंट्रोल मेजर्स को लगाते हैं और उसको मिनिमाइज करते हैं जितना कम हो सकता है, देन टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं। ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट की, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे हम इंडिया की कंट्री की बात करें, चाहे कहीं यूएसए की बात करें, चाहे आप केसी की बात करें या किसी गल्फ रीजन की बात करें, हर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पर इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हैं, वहां पर उसके जो रूल्स हैं, उसके जो लॉ हैं, उसके अंदर ये कहा गया है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड ए सेफ वर्क प्लेस टू द एम्प्लॉय। मालिक की जिम्मेदारी है कि अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे। और सेफ वर्क प्लेस का मतलब होता है कि अ वर्क प्लेस विच इज फ्री फ्रॉम हैजर्ड्स, जहां पर किसी टाइप के हैजर्ड्स ना हो, अगर हो तो वो कंट्रोल फॉर्म में हो जिसकी वजह से किसी एम्प्लॉय को कोई नुकसान ना हो। तो हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट जो है वो बहुत ही एक लॉ रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, इसलिए हम लोगों को करना पड़ता है वर्क प्लेसेस के ऊपर। अच्छा, हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन भी अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग टाइप से होते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, वेबसाइट डेवलप होता है, तो वहां पर डेवलपर्स बैठते हैं। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां के हैजर्ड्स डिफरेंट हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट है, अच्छा, उस ऑर्गेनाइजेशन के हैजर्ड्स को इजिली आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं हैजर्ड्स को, और उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मिटिगेट भी कर सकते हैं, यानी कि उसको कम कम भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मल्टीपल टास्क जो है और मल्टीपल जॉब्स जो है वो एक साथ परफॉर्म हुआ करती हैं, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं और एक्सीडेंट्स और इलनेस के चांसेस भी वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस जगह पर भी रिस्क असेसमेंट जब भी हम करते हैं तो लिमिटेड हैजर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, आसानी से आप फाइंड आउट कर लेते हैं और आसानी से रिस्क असेसमेंट भी हो जाता है। बट कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, जैसे कुछ प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो होती हैं, स्पेशली केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज,
जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस की रिफाइनरी है, या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, या फर्दर कोई केमिकल्स जो प्रिपेयर करते हैं, पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जैसे कि यूनियन कार्बाइड का नाम लोगों ने सुन रखा है कि भोपाल में 1985 में एक मिथिल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी वहां पर, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट माना जाता है, जिसमें बहुत से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो ऐसे जो प्रोसेस प्लांट होते हैं वहां पर हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना ये बहुत ही टफ जॉब होती है, और उसके लिए कुछ स्पेशल मेथोडोलॉजी को भी यूज किया जाता है। अब वहां पर टफ इसलिए होता है कि एक तो जो हैजार्ड होते हैं उनसे होने वाला जो एक्सीडेंट होता है उसकी उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं या बड़े होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर एक ऑयल एंड गैस रिफाइनरी के अंदर आग लग जाए, एक्सप्लोजन हो, तो उसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो जाएगी। लेकिन कंपैरिजन टू कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा जाए कि वहां पर अगर कोई क्रेन कोलैप्स होती है तो कितने लोगों की डेथ हो सकती है, मुश्किल से 1 2 3 या बहुत ज्यादा तो 4 5 लोग। लेकिन अगर उस प्रोसेस प्लांट में एक्सप्लोजन होता है तो हो सकता है 50 और 100 लोग की डेथ हो जाए। जैसे अभी यहाँ पर बॉयलर था एक, लखनऊ के पास में ही रायबरेली पड़ता है, तो वहाँ पर एक पावर प्लांट था जिसका बॉयलर जो है वो बस्ट हुआ था, तो उसमें लगभग 50-60 वर्कर्स उसमें अफेक्टेड हुए। तो जो प्रोसेस प्लांट होता है उसके हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो उस जगह पर रिस्क असेसमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ता है कि एक भी हैजर्ड्स वहां पर किसी भी तरीके से मिस नहीं होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए जो हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट की टीम है उनका कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको वो खुद अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उनको जज करना होता है। तो जो प्रोसेस प्लांट होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं, उनमें हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन की बात कर लिया जाए कि जाके हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन विजुअली जाकर के देखिए, तो उसमें इतनी पाइपलाइंस होती हैं, उनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कोई वहां पर जा करके और देख करके चेकलिस्ट ले करके और उसकी कंडीशंस को नोट डाउन नहीं कर सकता है आसानी से एक दिन के अंदर। उसके लिए टीम अप्रोच की जरूरत पड़ती है, वक्त लगता है, देन उसके बाद कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर के हैजर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। उसके लिए बहुत से मेथड्स हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज दोनों टाइप के, हाँ रीजन क्या था? रीजन कुछ पता चला वहाँ पे? हाँ, रीजन जो था वहां पर वो एक्चुअली में जो पावर प्लांट था वहां पर, उसमें कुछ हुआ यूं था कि जो फ्लाइंग ऐश होती है ना, बर्निंग जो कोल वूल बर्न कर रहे थे वहां पे, तो वो जो है जो चैम्बर था वो एक्चुअली में ब्लॉक हो गया था। और उसकी ब्लॉकेज ब्लॉकेज जो हुई थी उसके भी कुछ समझ लिया अंडरलाइन कॉजेज में ये था कि लैक ऑफ मेंटेनेंस थी, या जो भी रीजन था वो ध्यान भी नहीं है, काफी टाइम हो गया। और एक्चुअली में रिपोर्ट भी उसकी हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी उस टाइम, हम लोग लेक्चर्स ले रहे थे तो उस टाइम न्यूज आई, तो काफी ज्यादा वर्कर्स उसमें अफेक्टेड हुए थे। लेकिन ये पता चला था कि जो ऐश वाला चैम्बर था उसका जो पाइपलाइन था वो ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से प्रेशराइज हो गया था और एक्सप्लोजन हुआ था वहां पर, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। ये रिसेंटली, ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 5 6 7 साल पहले का वाकया है ये रिसेंटली। तो जैसे मिथिल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी, एमआईसी लीक हुई थी भोपाल के अंदर, जो गैस त्रासदी हुई थी, तो उसमें उसका जो रीजन निकला था ये देखा गया था कि एक तो वहां पर सेफ्टी में कॉस्ट कटिंग की गई थी, मेंटेनेंस में कॉस्ट कटिंग की गई थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि मेथिल आइसोसाइनाइड जब भी कोई हम लोग के केमिकल्स को स्टोर करते हैं, तो जो चैम्बर्स हम लोग बनाते हैं या जिस भी कंटेनर या वेसल में उसको रखा जाता है, तो उसको हाफ फिल ही किया जाता है कि कोई भी ऐसा कंडीशन न क्रिएट करें जिसकी वजह से वो एक्सप्लोजन या कोई भी ऐसी ओवर प्रेशर उसके ऊपर लोड पड़ जाए। तो 3 चैम्बर में एमआईसी स्टोर की गई थी, और लिमिट से ज्यादा कंपनी ने स्टोर कर रखा था, जितनी परमिसिबल लिमिट थी उससे ज्यादा। और उसके साथ में भी एक चैम्बर ऐसा बनाया जाता है या एक वेसल ऐसा रखा जाता है कि जब भी कभी कुछ इश्यूज आए, कि जहां पर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक ड्रम है जिसके अंदर हम लोगों ने केमिकल रख रखा है,
और एक ड्रेनेज सिस्टम उसके साथ जोड़ रखा है और दूसरा ड्रम हम लोगों ने खाली कर रखा है उससे भी ज्यादा क्वांटिटी का। अगर 1 गैलन का है तो हमने उसमें 3 गैलन के स्टोरेज कैपेसिटी उसके ड्रेनेज से जोड़ रखी है, पहले से वो खाली रख रखा है हमने। तो इन केस कोई इमरजेंसी होती है या मेंटेनेंस रिपेयरिंग की कोई कंडीशन आती है तो हम वो सारा केमिकल हम उसको ड्रेन कर सकते हैं, दूसरे जो रिजर्वर टैंक्स हमारे पास हैं उसमें हम ड्रेन कर सकते हैं। तो ऐसा एमआईसी के लिए भी किया गया था, लेकिन वहां पर सेफ्टी ऑफिसर भी। हाँ, उसमें 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 एक्चुअली में कई कंडीशंस, बड़ी कॉम्प्लिकेशन हुई उसमें। तो एक तो सबसे पहली जो थी कि लैक ऑफ मैनेजमेंट जो उसमें फेल्योर था, कि पहली चीज तो मेंटेनेंस उन्होंने जो की थी वो शॉर्टकट उन्होंने पाइपलाइन यूज की थी, जिसका ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने उठा करके एमआईसी के जो पाइपलाइन जो चैम्बर्स में जाता था उससे ज्वाइन कर दिया था। उसका आइसोलेशन उन्होंने चेक नहीं किया था, आइसोलेशन फेल था कि पाइपलाइन ज्वाइंट की थी, जिस पॉइंट पाइपलाइन में ज्वाइंट किया था वो जाकर के एमआईसी के चैम्बर में मिलती थी। तो पानी के साथ जब ड्रेन किया गया, उनको पर्जिंग करना था पाइप को, तो जब ड्रेन किया गया तो उसको पता चला कि वो दूसरे साइड से पानी निकला ही नहीं, उसको भी बहुत सीरियसली उन्होंने नहीं लिया। और उसका जो कोर्जन था, जो जंग था और जो पानी था वो साथ में पाइप के और जा करके एमआईसी के चैम्बर में गिरा, जिसकी वजह से बहुत ही ओवर प्रेशराइज हो गया। दूसरी चीज की वो प्रेशर गेज वगैरह कुछ मेंटेन ही नहीं था, वो जमाने से ऐसे ही खराब चल रहा था और माइनर लीकेज या नियर मिस जैसे इंसिडेंट हुआ ही करते थे और उसको उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। जबकि सेफ्टी का बड़ा लॉ जो हेनरिच, हर्बर्ट विलियम हेनरिच ने जो पिरामिड्स दिया था, उसने कहा था कि एक बिहाइंड एवरी वन मेजर एक्सीडेंट देयर आर 29 माइनर एक्सीडेंट्स एंड अराउंड 300 नियर मिसेस एंड अनरिपोर्टेड इंसिडेंट। हर एक बड़े एक्सीडेंट के पीछे लगभग 29 जो है वो माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं या इंसिडेंट होते हैं और नियर मिसेस होते हैं, और उसके नीचे जो है बहुत सी छोटे छोटे नियर मिस और अनरिपोर्टेड इंसिडेंट भी हुआ करते हैं। तो अगर एक बड़े डेथ को या एक बड़े एक्सीडेंट को इंडस्ट्री को रोकना है तो नीचे की जो 300 छोटे छोटे इंसिडेंट एक्सीडेंट जो रिपोर्ट नहीं करते हैं एम्प्लॉइज, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनके बिहेवियर पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा कि वो रिपोर्ट करें और आप उसकी एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करके उसके रूट कॉज को हटाएं ताकि रीअकरेंस को रोका जा सके। तो ये पिरामिड्स बताया गया था जो है हर्बर्ट विलियम हेनरिच का। वो हर एक एक्सीडेंट्स को जब आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो उस सीन के अंदर वो फिट कर मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर भी यही केसेस थे कि नियर मिस बहुत होती थी, लेकिन उसको नेग्लेक्ट किया जाता था क्योंकि सेफ्टी कंसर्न थे ही नहीं वो। और क्यों नहीं थे? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट का उसका ऊपर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं उस पर था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि वो कंपनी जो है वो लॉस में चल रही थी, यानी प्रोडक्शन उसका लो था, और इस वजह से वो प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि इसको सरवाइव करें किस तरीके से, जिसकी वजह से सेफ्टी में लैप्सेस हुई थी। तो उसके ऊपर सिर्फ फेलियर सिर्फ मैनेजमेंट का नहीं था कि मेंटेनेंस गलत कर दी, भाई डिजाइन चेंज किया आपने तो अप्रूवेशन लिए बगैर आपने डिजाइन चेंज कर दिया पहली चीज तो फैक्ट्री की पाइपलाइन की कोई भी डिजाइन को कोई टच नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूवल ना मिल जाए। तो वो अप्रूवल इसीलिए दिया ही नहीं जाता है कि उनके कंसर्न पर्सन आते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तब जाकर के उस डिजाइन को अप्रूव किया था कि हाँ शॉर्टकट पाइपलाइन आप जोड़ सकते हैं। उन्होंने ऐसे जोड़ दिया। फिर उसके बाद और भी था कि जब यहाँ से एमआईसी लीक होगी तो हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव टेक्निक्स पहले से हम लोगों ने मेजर्स को ले रखा था, प्रिवेंटिव मेजर्स लगा रखे थे, प्रोटेक्टिव मेजर्स लगा रखे थे। जैसे उसके अंदर एक स्क्रबर यूज किया जाता था कि अगर एमआईसी इधर से लीक होगी तो इसी साइड से लीक होकर के निकलेगी, तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो स्क्रबर फेल था, वो डिवाइस नहीं काम कर रही थी। दूसरी चीज थी कि वहां पर बर्नर्स लगे हुए थे एमआईसी जो कि जल सकती थी, तो बर्नर के थ्रू उसको फ्लेम में कन्वर्ट करके उसको जला देते, वो बर्नर फेल था। फिर तीसरी चीज ये थी कि उसको आगे जा करके और न्यूट्रलाइज कर सकते थे हम लोग वाटर से, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल थी। हम उसको वाटर स्प्रेड अगर उसके ऊपर थ्रू आउट करते हैं तो वो आसानी से उसमें घुल जाएगी, तो एमआईसी खत्म हो जाएगी। तो पता ये चला कि एमआईसी उस टाइम जब वहां से लीक हुई तो जो हाइड्रेंट सिस्टम लगाया गया था कि वहां तक के वाटर जेट्स को पहुंचाने के लिए, वो हाइड्रेंट सिस्टम भी फेल हो गया था। और उस टाइम हमारे चूंकि ग्रैंडफादर जो थे वो भोपाल में थे, वहां कुछ इज्तिमा वगैरह होना था या कुछ ऐसी फंक्शन था, वो बड़े इस चीज में पार्टिसिपेट करते थे। तो उस टाइम वो वहां पर थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह भी बहुत से थे जब एमआईसी ये लीक हुई थी वहां पर भोपाल में। तो ये हुआ ये था कि वो लोग खैर मस्जिद में कयाम रहता था हम लोगों का, और वहां पर जब एमआईसी लीक हुई थी, रात को हुई थी, और जब पता चला था तो वो लोग क्या करते थे कि बस कहा गया उन लोग के अंदर बीच में मशवरा हुआ लोगों के अंदर कि भाई ये करिए कि आप
वजू करिए, नमाज पढ़िए, वजू करिए, नमाज पढ़िए और अल्लाह से दुआ करिए कि हिफाजत करे। तो फिर हुआ ये कि जो है जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो वजू करने में वाटर यूज करते हैं, वाटर में वो सोलेबल थी, तो अगर वो स्किन पे या कहीं पर आ भी रही थी तो उसका इफेक्ट कम हो रहा था, एक्सपोजर कम हो रहा था उनके ऊपर। तो इस तरीके से खैर एमआईसी उनके ऊपर इफेक्ट करी, लेकिन इतना नहीं करी कि वो डेथ हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ था कि बाद में उनका जो है वो जो सोचने और समझने की सलाहियत के ऊपर बड़ा असर पड़ा था और बहुत ही एग्रेसिव मोड में हो जाते थे और लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता था उनका। इस तरीके के बड़े जो सिम्टम्स थे वो बाद में उनके ऊपर दिखाई दिए। लेकिन हर एक पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट आए थे जिसका वो लंबा एक्सपोजर रहा और देखा गया कि अभी तक के उसको उसके एक्सपोजर को लोग सफर कर रहे हैं उसमें। तो खैर वो तो ऐसे सर इंसिडेंट। हाँ ये जो जो भी वहाँ थे हाँ हाँ। उन्हें मतलब वो एरिया से निकलने की इजाजत नहीं थी या क्या ये नहीं नहीं, मतलब एक्चुअली में हुआ ये था कि जब एमआईसी लीक हुई तो एक तो ये था कि वहाँ का जो हॉस्पिटल था, जब भी कोई इंडस्ट्री होती है तो उसके नियरर क्लोज हॉस्पिटल जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर उस जो भी केमिकल्स उसके अंदर यूज होता है अगर वो टॉक्सिक है तो उसका एंटीडोट वहाँ पर दिया जाता है। और वहाँ जितने भी डॉक्टर्स अपॉइंट होते हैं उनको उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। तो वहां पर जो डॉक्टर्स थे उनको उस एमआईसी के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, या रही भी होगी तो वो जज नहीं कर पाए कि एक्चुअली में है क्या। सिम्टम्स जब स्टार्ट हुए लोगों के अंदर तो मैनेजमेंट जो था वो तो वहां से जैसे तैसे निकल गया होगा और कुछ फंस भी गए होंगे तो नहीं कह सकते। लेकिन जब लीक हो गई, क्योंकि वो भारी थी ना, थोड़ा सा डेंसिटी उसकी एयर से ज्यादा थी, तो वो सेटल डाउन नीचे जमीन पे चलने लगी। अगर वो लाइटर देन एयर होती तो डेंसिटी अगर कम होती तो वो ऊपर की तरफ निकल जाती, लेकिन वो डेंसिटी की वजह से वो नीचे आ गई। तो लोगों को तो पता भी नहीं चला था इतनी इतनी सडनली कि ऐसा हुआ क्या है। और ना ही तो लोग उसके लिए कभी तैयारी बना के रखे, तो कोई इमरजेंसी प्लान था। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता कि इंडस्ट्रीज के पास ऐसे इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट कर दिए जाते कि लोगों को अवेयर किया जाता, उनको मूव कराया जाता, तो शायद ऐसा भी होता कि नंबर, हालांकि कुछ लोग मूव भी किए थे, वहां से निकल भी गए थे। लेकिन जब लीक हुई थी तो कंप्लेन्स, आंखों में जलन और ये सब ब्रीदिंग डिफिकल्टीज की कंप्लेन्स आई तो लोग हॉस्पिटल गए। तो वहां जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने देखा कि ये बहुत फ्रिक्वेंटली नंबर्स इसके बढ़ रहे हैं, तो ये तो उनको ट्रेन किया जाता है कि वो ट्रेंड होते हैं कि कुछ ऐसी डिजास्टर, यानी वो ये तो जान गए कि हवा में कुछ है जो रेड आइज कर रही हैं और इवन कफिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो वो तो जान जान गए थे कि ये एयरबॉर्न है कुछ, या एयर कम्युनिकेटेड है कुछ। लेकिन क्या है इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। जब तक वो समझ पाते तब तक के बहुत डिले हो गए, और जो जो लोग निकल गए तो वो निकल गए, जो रह गए वो समझ लिए उनके ऊपर बड़ा एक्सपोजर रहा। लेकिन जो लोग भागे नहीं, दौड़े नहीं और लेटे थे लेटे रह गए, सो रहे थे सोते रह गए, उनके ऊपर एक्सपोजर बहुत कम हुआ था, क्योंकि ब्रीदिंग रेट बहुत कम थी ना उनकी। और जो लोग वहां से भागे, जो बचने के लिए निकले वहां से, जिन्होंने कोशिश की कि वहां से निकल जाएं या रनिंग किया, जैसे भी एक्टिविटीज हुई, यानी ब्रीदिंग रेट जिसकी ज्यादा थी उन्होंने ज्यादा कंज्यूम किया और उसके ऊपर एक्सपोजर ज्यादा हुआ। तो ये एक ऐसी सरकमस्टांसेस क्रिएट हुई। अब रियल स्टोरी तो खैर नहीं मिल पाती है। अब ग्रैंडफादर होते, पास हुए हो गए, अगर होते तो शायद पूछते तो वो बताते भी। तो उस टाइम हम लोग सेफ्टी में बहुत ज्यादा थे नहीं, कंसर्न नहीं थे, तो इसमें बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था। बाद में हम लोग को रियलाइज हुआ कि उनसे रियल स्टोरी पूछते तो वो रियल स्टोरी बताते। तो खैर हाँ उसमें, मूवी भी आई है सर हाँ इसकी उसके ऊपर मूवी कई, भी आई है हाँ ना कई मूवी बेस्ड हैं इसके ऊपर। माधव। हाँ इसमें कई मूवीज बनाई गई। हाँ उसमें, और अच्छा मूवीज में क्या डेटाबेस थोड़ा सा आगे पीछे होता है, रियलिटी से थोड़ा सा अलग होता है ना। रियलिटी तो कोई वहां पर आई विटनेस होता है, वही रियलिटी बताता है उसमें। और कभी जाएंगे तो आपके साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि वहाँ के फायर डिपार्टमेंट के जो सर हैं वो हमारे बड़े क्लोज हैं, जो चीफ थे वहाँ के, अब तो खैर रिटायर हो गए। तो मैं कभी जाना होता है, विजिट करना होता है, तो उनसे रियल स्टोरी पता चलेगी उसके बारे में। तो खैर ये हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एक तरह से कहा जाता है कि हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट जो है वो बैकबोन है सेफ्टी की। एक्चुअली में इसमें बहुत शॉर्ट में दिया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कम से कम 15 डेज का तो ये अलग से सेपरेट कोर्स ही होता है, जिसमें हम लोगों को कॉम्पिटेंसी जनरेट करना, एक तो होता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना या नॉलेज हो जाना, और एक होता है कि विद प्रैक्टिस द कॉम्पिटेंसी जनरेट हो जाए कि हम लोग उस चीज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें या कर सकें। तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेप वाइज। हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन पहला पार्ट है, रिस्क असेसमेंट दूसरा पार्ट है। तो हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज हैजर्ड। हैजर्ड से क्या मतलब है, खतरे से हमको क्या मतलब है, किस टाइप्स के हो सकते हैं,
कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है। तो बड़ी शॉर्ट डिफिनेशन में कहा गया है कि हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हर वो चीज जिसके अंदर ये पोटेंशियल, ये पावर हो कि वो हमको हार्म पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। अब वो हैजर्ड कुड बी एनीथिंग का मतलब है कि दैट कुड बी अ ग्लास ऑफ वाटर, वो हमारे लैपटॉप पे गिर जाए तो उसके मदरबोर्ड को डैमेज कर दे, प्रॉपर्टी डैमेज कर दे। या एक बिग पार्ट ऑफ द मशीनरी हो सकती है कि बहुत मशीनरी का एक बिग पार्ट है घूमता हुआ, या कोई प्रोसेस हो सकता है, या रोड पे पड़ा हुआ पत्थर हो सकता है जिसकी वजह से ठोकर लगे, हजार्डस इवेंट क्रिएट हो, और जिसकी वजह से हमारे एंकल्स में स्ट्रेन या स्प्रेन हो जाए, या एब्रेशन रगड़ लग जाए। तो कुड बी एनीथिंग, कोई केमिकल हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, मोल्ड्स, कुछ भी हो सकते हैं। या कोई मशीनरी का पार्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, फायर हो सकता है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई छटक के पत्थर हमको लग जाए, ऊपर से कोई पत्थर गिर जाए, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी चेयर पे बैठना भी एक तरह से हैजार्डस हो सकता है, अगर एर्गोनॉमिकली डिजाइन नहीं है तो एर्गोनॉमिकल हैजार्ड उसको कहा जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी एक तरह का हैजार्ड होता है, या किसी भी टाइप्स का स्ट्रेस, चाहे वो किसी भी रीजन से कॉज हुआ हो, क्रिएट हुआ हो, तो वह हैजर्ड ही कहलाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी चीज जिसके अंदर ये पोटेंशियल हो या जो पावर हो कि वो हार्म पहुंचा दे। अब हार्म का मतलब क्या होता है, जैसे हजार्ड, हजार्ड इनकम्पासेस एनी सब्सटेंस और प्रोसेस कैपेबल ऑफ कॉजिंग हार्म। हार्म का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि हार्म का मतलब या तो हमको इंजरी कॉज कर दे, या हमारी प्रॉपर्टी डैमेज कर दे। अब प्रॉपर्टी में चाहे हम ग्लास लेके जा रहे हो, वो ठोकर लगने से गिर जाए, या हमारे लैपटॉप खराब हो जाए, या हमारी कंस्ट्रक्शन साइट की क्रेन कोलैप्स हो जाए, ढह जाए, टूट जाए, या हमारी मशीन ब्रेकडाउन हो जाए। तो हार्म का मतलब कुछ भी हो सकता है कि कुड रिलेटेड टू द इंजरीज और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो। चोट भी लग सकती है, वो भी हार्म है। डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए, वो भी हार्म है। हमारा इन्वायरमेंट कंटेमिनेट हो जाए, वो भी हार्म है। कि अब कोई एयर की जो क्वालिटी है वो ऐसी हो जाए कि ब्रीदिंग के लायक ना रह जाए, वाटर कंटेमिनेट हो जाए, एयर कंटेमिनेट हो जाए, तो इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन भी नुकसान में आएगा, हार्म का मतलब होगा। या हमारा जो प्रोडक्टिव टाइम है वो हमारा वो किल हो जाए, वो भी हार्म है, नुकसान ही हुआ। कि भाई 1 घंटे के लिए साइट रुक गई है और 50 वर्कर ने 1 घंटे काम नहीं किया है किसी रीजन से, तो 50 घंटे का नुकसान हो गया जो वर्किंग आवर्स है। तो 50 घंटे को पूरा करने के लिए हमको मेक ओवर करने के लिए फिर 50 घंटे ओवर टाइम कराना पड़ेगा, जिसके लिए डबल वेजेस पे करने पड़ेंगे। तो एक तरह से नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ उसमें। तो हैजर्ड मीन्स एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। वो एक छोटी सी निडल हो सकती है जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकता है किसी बंदे को, एक नेल्स हो सकती है, कील हो सकती है, या कुछ मशीन का पार्ट हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। तो कहा कि दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, जिसके अंदर हार्म करने की पोटेंशियल या पावर हो। हार्म का मतलब डिजीज कॉज कर देना, या इंजरी का कॉज कर देना, या डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी कर देना, या कंटेमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट कर देना, या हमारे रॉ मटेरियल को डैमेज कर दिया, या हमारे बाई प्रोडक्ट्स जो या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं उसको डैमेज कर दिया, या हमारे टाइम को किल कर दिया, या एनीथिंग कुड बी हार्म, है ना। तो हार्म से रिलेटेड कुछ भी अगर है तो वो हैजर्ड कहलाता है। अच्छा, इसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है हजार्ड्स को समझने के लिए। तो एक तरह से कह देते हैं कि फिजिकल हैजर्ड्स। अब उसमें स्लिप, ट्रिप, है ना, फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिर जाना, या सरफेस पे जाते हुए गड्ढे में गिर जाना, पत्थर का गिर जाना, कोई सामान का छटक के पड़ जाना, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना, फायर कॉज हो जाना, सब फिजिकल हैजर्ड्स में। टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वो भी हमारे लिए हजार्ड है, बहुत कम टेम्परेचर वो भी हमारे लिए हजार्ड है, नॉइस है बहुत ज्यादा वो भी हजार्ड है, वाइब्रेशन है वो भी हजार्ड है ना। कहीं पर इल्यूमिनेशन यानी लाइटिंग बहुत ज्यादा है और ग्लेयर यानी चमक हो रहा है, कहीं रिफ्लेक्टिव लाइट्स पड़ रही है, वो भी हजार्ड है। तो हजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, जिसके अंदर पोटेंशियल पावर हो कि नुकसान पहुंचा दे, दैट कुड बी कंसीडर्ड एज ए हजार्ड। तो कुछ फिजिकल हजार्ड्स कह दिया, फिर कुछ केमिकल हजार्ड कह दिया। अब केमिकल्स में भी अलग अलग हार्म पहुंचाने की टेंडेंसी होती है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो जला देते हैं स्किन को, एसिडिक नेचर के होते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इरिटेंट नेचर के होते हैं, जो इरिटेशन कॉज करते हैं। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं
जो कि जो है कार्सियोजेनिक होते हैं, जो कि कैंसर कॉज करते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से सांस लेने में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, यानी हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो वो भी हजार्ड हो सकता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो सीओ गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी एक तरह से हम लोग को हमारे जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की जो लेवल है, जो स्ट्रीम है, उसको लो कर देती है। तो वो भी नुकसानदेह है, यानी कि कार्सियोजेनिक नेचर का होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हर वो चीज जिसके अंदर पोटेंशियल या पावर हो कि वो हार्म पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे, उसे हम लोग हैजर्ड्स कहते हैं। तो कैटेगरी वाइज हैजर्ड्स को जानना, उसको पहचानना थोड़ा इजी होता है इन कंपेयर। जैसे बताया ना कि ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे बताया ना स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, या फिर वर्कलोड बहुत ज्यादा कर दिया, या मल्टीपल जो है उसमें टास्क असाइन कर दिया हम लोगों को, और उसकी वजह से कोई स्ट्रेस कॉज हो रहा है, तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी एक तरह से हैजर्ड को कंसिडर किया जाता है। तो हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। फिर बताते हैं कि कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट रिक्वायर्स मेटिकुलस कंसिडरेशन ऑफ पोटेंशियल वर्कप्लेस हैजर्ड्स। जब भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हैजर्ड्स को हम लोग जाके आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उस हैजर्ड से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये जो हैजर्ड प्रेजेंट है हमारे वर्क प्लेसेस में, इस हैजर्ड से किसको नुकसान हो सकता है और कैसे नुकसान हो सकता है। हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, किसको नुकसान होगा और कैसे नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा एक मशीन यूज कर रहा है, चला रहा है, जिसकी वजह से उसमें से वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उससे किसको नुकसान हो सकता है? जो वाइब्रेशन में इन्वॉल्व है, जो एक्सपोज कर रहा है, जो वर्कर है, उसी को नुकसान होगा। कैसे होगा? कि जब वो सही सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को फॉलो नहीं करेगा, या सही पीपीईज को नहीं वो प्रॉपर तरीके से पहनेगा, तो उसको एक्सपोजर होगा। तो या फिर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, टाइम ड्यूरेशन बताया गया है कि रोटेट करना है, आपको रिलैक्स करना है, रेस्ट लेना है, उसके बाद करना है, तो इसको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में कंसीडर करते हैं। अगर वो फॉलो नहीं करता है तो वो एक्सपोज होगा उसमें। और स्टार्टिंग में हमने बताया था कि रिस्क असेसमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, तो एक तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन साइट का एग्जाम्पल लिया था, और एक हमने प्रोसेस प्लांट का एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पर दो टाइप से रिस्क असेसमेंट हम लोगों को बताया गया है। एक बताया है क्या है कि इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज है, कोई प्रोसेस प्लांट है, उसका रिस्क असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है। और एक है कि एक नॉर्मल साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट का रिस्क असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो रिस्क असेसमेंट करने का तरीका तो एक हो सकता है, कंट्रोल मेजर थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, और जो कहते हैं कि उसको मिटिगेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। बाकी चीजें, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे हम सर्वे करके जा करके चेकलिस्ट ले करके और हजार्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। लेकिन हम एक प्रोसेस प्लांट, केमिकल प्लांट के पाइपलाइन को जा करके इतनी कॉम्प्लिकेशन के साथ में उसको हम लोग ऐसे जा करके चेकलिस्ट ले करके उसको हम लोग नहीं जान सकते, नहीं देख सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर जो इस टाइम हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट जो प्रोसीजर यहाँ पर बताया जा रहा है डायग्राम के अंदर, ये प्रोसेस प्लांट के लिए होता है। प्रोसेस का मतलब ही होता है कि मल्टीपल टास्क स्टेप बाय स्टेप जो किए जाते हैं, जिसका स्टार्टिंग और एंड तक के फिनिश करना होता है, उसी को हम लोग प्रोसेस कहते ही हैं। तो इसलिए प्रोसेस प्लांट का मतलब होता है कि कहीं पर एक जगह से कोई रॉ मटेरियल उसकी किसी पाइपलाइन या मशीन में हमने डाला, फिर बाई प्रोडक्ट बना, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स बना उसका। तो ये कंप्लीट जब स्टार्टिंग इनिशियल से एंड तक के जो होता है, इसको हम लोग कंप्लीट प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसा ही इंडस्ट्रीज के अंदर भी होता है, इसलिए इंडस्ट्रीज को एकदम से बंद तो करना पॉसिबल नहीं होता है, उसके शटडाउन में भी काफी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग किसी प्लांट का, जो प्रोसेस प्लांट होता है, स्पेशली कोई केमिकल से रिलेटेड है, तो जब भी उसका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना होता है हम लोगों को, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि वो सिस्टम एक्चुअली में काम कैसे करता है, उसका लेआउट क्या है, उसका प्रोसेस क्या, कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, है ना, नोड्स कहाँ कहाँ पर है जहां पर असेसमेंट करना है हम लोगों को, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शंस लेते हैं, मटेरियल से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, केमिकल से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, मशीन से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, पाइपलाइन से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, मेंटेनेंस रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन जो प्लांट का होता है,
उसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ मेथोडोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, एक चेकलिस्ट यूज करेंगे हम लोग। हैजॉप या हैजॉप एक हैजॉप टेक्निक होती है, हजार्ड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस टेक्निक होती है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस टेक्निक होती है, और इसी तरीके से हैजॉन टेक्निक होती है। ये टेक्निक्स हैं, ये तरीके हैं हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने का किसी प्रोसेस प्लांट के अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, जब हजार्ड्स हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि हमने कुछ हजार्ड्स आइडेंटिफाई किया, तो उस हजार्ड का मतलब हजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता हो वो हजार्ड कहलाता है। उस हजार्ड के कांटेक्ट में जब कोई पर्सन या कोई सब्सटेंस या कोई चीज आती है तो हजार्डस इवेंट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रखा हुआ जिसके अंदर एसिडिक नेचर का केमिकल है, बर्न कर सकता है, जला सकता है, और हम गए उसके पास में और उस केमिकल की बोतल को उठा के और बिना ग्लव्स के हमने खोला और वो स्प्लैश आउट हुआ, छलका और स्किन पे पड़ गया हमारे। तो वो बॉटल जो है वो हमारे पास नहीं आई थी। हजार्ड्स इटसेल्फ नेवर कॉज ए हार्म। व्हेन समबडी और समथिंग इंटरेक्ट विद द हजार्ड देन हजार्डस इवेंट अकर। जब कोई व्यक्ति वस्तु हजार्ड के कांटेक्ट में आता है तब हजार्डस इवेंट होता है। और जब हजार्डस इवेंट होता है तो उसमें दो चीजें आती हैं देखने के लिए। एक तो होता है कि एक्सीडेंट होने के चांस क्या हैं, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। जैसे ठोकर लगी, एक पत्थर था और पत्थर वहां पर अपने आप रखा हुआ था, जमा हुआ था, और हम फोन पे ध्यान था, डिस्ट्रैक्टेड थे, और हमने देखा नहीं, उस पर हमारा पैर टकराया और हम ट्रिप हुए, ठोकर लगे। तो जब हजार्ड के कांटेक्ट में हम आए, हमारा पैर टकराया, तब हजार्डस इवेंट हुआ। ये हजार्डस इवेंट है। और जब हजार्डस इवेंट हुआ तो अब दो कंडीशंस निकल के आती हैं इसमें। एक तो होता है कि हमारे गिरने की संभावना क्या है, चोट लगने की संभावना क्या है। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि हम दूसरे एक पैर से ठोकर लगी, दूसरे पैर पे हम लैंड कर गए और बचते हुए चले गए, चोट नहीं लगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहली चीज है हजार्डस इवेंट में कि लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी क्या है हजार्डस इवेंट की। तो ठोकर लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस हजार्डस इवेंट की उस पत्थर के पास में अगर लाइट कम होगी तो हम देख नहीं पाएंगे, तो ठोकर लगेगी, ये एक कारण निकलेगा। अगर हम बात कहीं कर रहे होंगे, फोन पे डिस्ट्रैक्टेड होंगे, उस पत्थर के पास हम पहुंचेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो उसमें टकराने की चांसेस ज्यादा होंगे। तो उस हजार्ड के कांटेक्ट में आने की जो चांसेस हैं उसको हम लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड ऑफ ए हजार्डस इवेंट। लाइकलीहुड क्या है? चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए हजार्डस इवेंट। और दूसरी चीज होती है कॉन्सिक्वेंसेस, उसी से रिलेटेड, कि जब हम कांटेक्ट में आ जाएंगे और हजार्डस इवेंट हो जाएगा, ठोकर लग जाएगी, तो अब हम जब गिरेंगे तो चोट कितनी ज्यादा सीरियस लगेगी। अब उसके आगे अगर कोई पता चला कि वो कच्ची मिट्टी वहां पर पड़ी है, सैंड पड़ी हुई है, तो हम ठोकर लगेगी, तो अगर गिर भी जाएंगे तो बहुत ही हल्की फुल्की चोट लगेगी। और अगर उसी पत्थर के आगे कोई बहुत गहरा गड्ढा है 10 फीट का, तो वहां पर चोट हमको ज्यादा लगेगी। तो जो भी हजार्डस इवेंट होता है उसमें दो फैक्टर पाए जाते हैं, एक तो लाइकलीहुड और एक कॉन्सिक्वेंसेस। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी लैडर का एग्जाम्पल लेते हैं, सीढ़ी का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक वर्कर सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, तो सीढ़ी से गिरने, हजार्डस इवेंट क्या होगा? सीढ़ी से गिरना। पत्थर के केसेस में हजार्डस इवेंट क्या था? ठोकर लगना। मशीन के केस में हजार्डस इवेंट क्या होगा? कि मशीन के कांटेक्ट में हमारी बॉडी पार्ट्स का आ जाना। केमिकल के केस में हमारा हजार्डस इवेंट क्या हो सकता है? कि केमिकल का हाथ से गिर जाना, जब केमिकल्स का हमारी बॉडी पे आ जाना। या सिलेंडर से एलपीजी को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें हजार्डस इवेंट क्या हो सकता है? गैस का लीक हो जाना और इसमें आग लग जाना, ये हजार्डस इवेंट होगा। तो हर एक हजार्ड के कांटेक्ट में आने से डिफरेंट टाइप्स के हजार्डस इवेंट होते हैं, क्योंकि हजार्ड अलग तो हजार्डस इवेंट अलग। तो लैडर के केस में हजार्डस इवेंट क्या है? सीढ़ी से गिरना। तो सीढ़ी से गिरना, कुछ जो सीढ़ी से गिरना है उसका जो लाइकलीहुड है, यानी गिरने के क्या चांसेस हैं, लाइकलीहुड ऑफ फॉल क्या है। या मशीन के केस में लाइकलीहुड ऑफ कांटेक्ट विद द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीनरी क्या है। ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा लाइकलीहुड, तभी हम देख के कह सकते हैं कि हाँ लाइकलीहुड ज्यादा है सर, यहाँ पर चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हजार्डस इवेंट ज्यादा है, ये सीढ़ी से गिरने के चांसेस ज्यादा हैं इसके। अगर सीढ़ी बहुत स्टेबल लगाई नहीं गई है वो, या ट्रैफिक वाली जगह पर जहाँ ठोकर लग सकती है, या एकदम दरवाजे के सामने जो खुल रहा है, बार बार लोग निकल रहे हैं तो ठोकर लग सकती है, या सीढ़ी बहुत टूटी फूटी लगा रखी है, सीढ़ी के नीचे ईंट लगा रखी है आपने,
इस तरीके से लेवल नहीं किया है, तो अगर अच्छे तरीके से लगाई नहीं है सीढ़ी को, तो गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। जब वो लटक के काम कर रहा है सीढ़ी से, तो गिरने के चांसेस इसी बात पर डिपेंड करता है कि फैक्टर्स जो हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, लाइक्लीहुड ऑफ फॉल इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और कॉन्सिक्वेंस किस चीज पर डिपेंड करता है कि ऊंचाई कितनी ज्यादा है और चोट कितनी गंभीर लगेगी उसको। अगर नीचे पत्थर है, ऊंचाई 20 फीट की है, तो गिरने पे हो सकता है मल्टीपल इंजरी हो जाए या डेथ हो जाए। और नीचे वहां पर सर सॉफ्ट, हाँ ये आप ये मल्टीप्लाई करके आप वो उनको रैंक हाँ करेंगे क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली ओके। डेफिनेटली। जो लाइकली, अच्छा वो जो हम लोग मैट्रिक्स, अभी तो सिर्फ हजार्डस इवेंट की कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान दे रहे थे हम लोग, कि हजार्डस इवेंट में ही हम लोग लाइक्लीहुड के फैक्टर और कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग ध्यान में देते हैं, कि हर केसेस में अलग अलग होते हैं, कि मशीन की केसेस में अलग हैं। अब यही केस हम लोग की इंडस्ट्रीज में बदल जाता है। अब वहां पर यह है कि आगे हम लोग देखेंगे, उसको डिस्कस करते हैं, कि फॉर एग्जांपल कि दो पंप लगे हुए हैं, और एक पंप केमिकल ए को भेजता है, एक पंप केमिकल बी को भेजता है, और दोनों आपस में एक चैम्बर में जाते हैं जहां पर दोनों मिक्स होते हैं और केमिकल सी बनता है वहां पर। तो अब यह है कि अगर कंडीशन यह है कि अगर ए केमिकल बी से ज्यादा हो गया तो एक्सप्लोड कर जाएगा। तो अब तो यहां पर कंडीशन चेंज हो गई। हजार्डस इवेंट क्या है? एक्सप्लोजन। फैक्टर किस पर डिपेंड करता है कि ए किसी भी कंडीशन में बी केमिकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ए केमिकल किस केस में ज्यादा होगा? अगर ए का पंप तेज चलने लगे, या बी का पंप स्लो चलने लगे, या बी का पंप रुक जाए, ए का चलता रहे। ऐसी ही कंडीशन में जो है ए केमिकल ज्यादा हो जाएगा उस चैम्बर में, और जो सी के केमिकल बन रहा है, तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो हजार्डस इवेंट हर केसेस में डिफरेंट हो जाते हैं। तो जो भी सिनेरियो हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन का, कोई भी इवेंट देखते हैं, तो उसके अंदर लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और उस लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस के बिहाफ पे ही हम लोग जो वेट मशीन यूज करते हैं, जो मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो पहले हम लोग रिस्क असेसमेंट में हम लोग क्या करते थे कि क्वालिटेटिव बेस्ड रिस्क असेसमेंट होता था, जिसमें हम लोग बोलते थे हाई मीडियम लो, दैट्स इट, पहले से। लेकिन बाद में कहा गया नहीं, उसके नंबर्स बताइए, यानी क्वांटिटी में बताइए कि रिस्क का कितना लेवल है। तो आपने कहा ठीक है, तो एक वेट मशीन यूज किया आपने, मैट्रिक्स यूज किया, तो 3x3 मैट्रिक्स यूज किया पहले। उसके बाद फिर कहा कि नहीं, और भी इसको एक्सप्लेन करके बताइए, इसमें क्लैरिटी कम है। तो कहा 5x5 मैट्रिक्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है उसके। तो वो एक तरह से मैट्रिक्स हमारी वेट मशीन है, जो हमारे रिस्क प्रायोरिटाइजेशन नंबर को बताती है। ठीक है। तो यहाँ पर लाइक्लीहुड एंड प्रोबेबिलिटीज, यानी कि एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, या हजार्डस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, और एक्सीडेंट की जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये दोनों चीजें हम लोग रिस्क को डिटरमाइन करते हैं। रिस्क डिटर्मिनेशन होता है इसमें। और जब रिस्क को डिटरमाइन करना होता है, या रिस्क को इवैल्यूएट करना होता है, इवोल्यूशन करना होता है, तो हम लोग मैट्रिक्स यूज करते हैं उसके लिए। और मैट्रिक्स में डिफाइन ये देखा जाता है, अगर रिस्क हमारे एक्सेप्टेबल लेवल में है, रिस्क और द हैजर्ड इज एक्सेप्टेंस अगर है, तो बिल्ड एंड ऑपरेट सिस्टम, मशीन चलेगी। ये एग्जांपल्स में तो हमने दूसरा इजी एग्जांपल लिया। यहाँ पर जो सिस्टम के लिए जो रिस्क असेसमेंट हो रहा है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ, ऑपरेट द सिस्टम। अगर ऐसी कंडीशन है, ए और बी वाला जो हमने केस लिया था ना, केमिकल का एक्सप्लोजन होगा उसमें, और रिस्क अगर एक्सेप्टेबल लेवल में नहीं है, यानी इतना ज्यादा रिस्क हो सकता है जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो सकती है, या बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी हो सकती है वर्कर्स की, तो फिर उसमें हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करेंगे, यानी कि कुछ और चेंज करेंगे, प्रोसेस को चेंज कर देंगे, या प्लांट को चेंज कर देंगे, या प्रोसेस को, ऑपरेशन को हम लोग मॉडिफाई कर देंगे, या जो हमारी इमरजेंसी तैयारियां हैं, प्रिपरेशन है, रिस्पॉन्सेज हैं, उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, या अदर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। और जब तक के ये चीज लेने के बाद फिर से इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, फिर उसके हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस, यानी लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस को चेक करेंगे, फिर रिस्क को डिटरमाइन करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सेप्टेंस लेवल में है कि नहीं। अगर है तो फिर ऑपरेट करेंगे, और तब भी नहीं है अगर, तो फिर से हम लोग उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से इस साइकिल को हम लोग चलाते रहते हैं कि रिस्क असेसमेंट किस स्टेप में हम लोग को करना है, इस तरीके से। अच्छा, वो तो कंस्ट्रक्शन साइट की बात खत्म कर दी है। लैडर वैडर बहुत इजी है, उसको तो रिस्क असेसमेंट बहुत इजी से किया जा सकता है। लेकिन जो प्रोसेस प्लांट होता है, वहां का जो हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन होता है, वो बहुत टफ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वहां के हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना ही होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन साइट का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी होता है। इजी इससे मतलब ये होता है कि सिंपल तरीके से रिस्क हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया सकता है। जैसे जैसे आप
कह सकते हैं कि आप चले गए एक सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए। तो इंस्पेक्शन के लिए आप नॉर्मली इंस्पेक्शन करने की चले गए, या 4 टीम बना ली और 4 टीम ने कहा कि जब भी हम लोग हैजर्ड्स को कंस्ट्रक्शन साइट या किसी प्लांट के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है तो 4 पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक तो होता है मैन, एक होता है मशीन, एक होता है मटेरियल और एक होता है इन्वायरमेंट। इन्हीं 4 कैटेगरी के अंदर ही सारे हजार्ड फाइंड आउट हो जाते हैं। जो जो मैन है, मैन से रिलेटेड हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना है, चाहे उसके साइकोलॉजिकल हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना हो, चाहे उसकी स्किल से रिलेटेड है कि लैक ऑफ स्किल्स है, ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं है तो उसकी वजह से भी हजार्ड हो सकता है, या और भी कुछ फैक्टर्स है कि उसके अंदर कुछ फिजिकल ऐसी यानी कि कमी है, फिजिकली वो फिट नहीं है किसी काम के लिए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है उसके अंदर। तो मैन से रिलेटेड हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, मशीन से रिलेटेड हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, इक्विपमेंट्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, मूविंग इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं उसमें। फिर उसके बाद फिर सब्सटेंस जो यूज कर रहे हैं या मटेरियल जो यूज कर रहे हैं, मटेरियल से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इन्वायरमेंट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मशीन से रिलेटेड है कि मशीन के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो है, या रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीनरी है, या मशीन की नॉइस है, या मशीन की वाइब्रेशन है, या मशीन की हीट है, ये हजार्ड्स उसके होते हैं। और उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं किसी मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल के अंदर भी जिस टाइप का मटेरियल है उससे रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरर उसके लिए केमिकल के लिए स्पेशली मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट MSDA शीट दे देता है, उससे हम लोग सारे हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और अगर कोई नॉर्मल मटेरियल होता है तो मैन्युफैक्चरर उसके सप्लायर से हम लोग जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसमें हजार्ड्स आइडेंटिफाई होते हैं। उसी तरीके से इन्वायरमेंटल हजार्ड्स भी लिमिटेड है, नॉइस है, वाइब्रेशन है, या इल्यूमिनेशन लाइटिंग है, या टेम्परेचर है, या ह्यूमिडिटी है, ये आपके जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैजर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट जैसी अगर बात करते हैं तो वहां पर जा करके एक सेफ्टी इंस्पेक्शन कर लिया या सेफ्टी सर्वे कर लिया, या वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे हम लोगों ने एक शॉर्ट इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, उनका इन्वॉल्वमेंट कर लिया उसके अंदर, तो उससे हजार्ड्स पता चल जाते हैं। या फिर हम लोगों ने देखा कि पीछे कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड्स हमारे पास रखे होते हैं, उससे पता चल जाता है कहाँ कहाँ पर किस जगह पर ज्यादा हजार्ड है, जहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है तो उसकी रिपोर्ट से हम लोगों को पता चल जाता है। बहुत से लेजिस्लेशन लॉज को पढ़ते हैं तो उसमें भी हजार्ड्स लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2005 को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड हजार्ड्स लिखा होता है। या फिर बहुत से ऐसी जो हमारी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री है, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो सारी इंडस्ट्रीज में डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हजार्ड्स को लिखा पाया जाता है। केमिकल को हम MSDA शीट, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट से हम लोग हजार्ड्स निकाल लेते हैं। किसी इक्विपमेंट्स या किसी मशीन की हजार्ड्स उसके सप्लायर से जो उसका मैनुअल दिया जाता है उससे हम लोग को हजार्ड्स पता चल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल वे होते हैं हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के। फिर किसी काम के अंदर जो हजार्ड होता है, जो हजार्ड अभी नहीं है लेकिन जब काम स्टार्ट होगा तब जो हजार्ड सामने आएगा, तो उसके लिए हम लोग जॉब सेफ्टी एनालिसिस JSA कर लेते हैं। JSA भी जिसको कहा जाता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस या जॉब हजार्ड एनालिसिस, या जिसको हम लोग टास्क एनालिसिस भी कहते हैं। उसके थ्रू हम लोग को पता चल जाता है कि काम के अंदर हर स्टेप के अंदर कौन कौन से हजार्ड कहाँ पर छिपे हुए हैं, तो हम लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो दीज आर द वेरी सिंपल वे टू आइडेंटिफाई द हजार्ड्स। बट प्रोसेस प्लांट या केमिकल प्लांट के अंदर के हजार्ड्स को ऐसे आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। उसके लिए जो हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन होता है वो प्रोसेस हजार्ड चेकलिस्ट होती है। प्रोसेस का मतलब जो बताया ना कि जो जो स्टेप वाइज जो काम होता है, जो स्टेप वाइज पूरा एक सिस्टम चल रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, उस पूरे की पूरे प्रोसेस के जो हजार्ड्स जहां पर आएंगे उनकी पूरी की पूरी चेकलिस्ट के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें पाइपलाइन भी आते हैं, उसमें मटेरियल भी आता है, उसमें मोटर भी आएंगे, सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो इसका जो चेकलिस्ट होता है प्रोसेस हजार्ड चेकलिस्ट, उसके थ्रू हम लोग प्रोसेस प्लांट के हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, हायर कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर एक हजार्ड से सर्वे करते हैं हम लोग, जाकर के एक बेसिक इन्वेंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, हमारे पास हजार्डस मटेरियल कौन कौन से हैं, है ना, तो उससे हम लोग हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग यूज करते हैं हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस जैसी टेक्निक को यूज करते हैं। हैजॉब टेक्निक होती है। तो हैजॉब टेक्निक क्या है? ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज तरीका होता है, एक फ्लो ऑफ स्टेप्स होते हैं कि जिस जगह पर हजार्ड्स होते हैं तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ये 10 डेज का खुद का एक कोर्स होता है कि हैजॉब कैसे किया जाता है, यानी हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस या हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडीज।
तो इसको हैज़ॉब को ही लगभग 10 डेज लग जाते हैं इसको सीखने में कि हैज़ॉब कैसे किया जाता है। यहाँ पर तो इसमें सिर्फ एक ओवरव्यू दिया गया है कि इस टेक्निक से हम लोग निकाल लेते हैं। इसी तरीके से फॉल्ट ट्री एनालिसिस होता है, फेमा टेक्निक होती है। ये टेक्निक्स जो हैं वो स्पेसिफिकली हम लोग किसी प्रोसेस प्लांट इंडस्ट्रीज के हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। फिर सेफ्टी रिव्यू होता है बहुत से, उससे हम लोग को पता चल जाता है। अच्छा, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि कौन सा मेथड आप यूज करेंगे हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्लांट के अंदर। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके सिलेक्शन पे। भाई सिलेक्ट करना चाहते हैं आप हैज़ॉब, लेकिन कुछ फैक्टर्स आपको उसको इफेक्ट करेंगे। जैसे फेज ऑफ प्रोसेस क्या है, प्लांट डेवलपमेंट कैसा है, पर्पस ऑफ हजार्ड इवोल्यूशन क्या है, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के लेवल क्या हैं। अगर लेवल बहुत हाई है तो फिर आप इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, प्रोसेस हजार्ड चेकलिस्ट के ऊपर ओनली, या सर्वे पे रिलाई नहीं कर सकते। फिर आपको हजार्ड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस जैसी टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, या आपको फॉल्ट ट्री एनालिसिस फेमा टेक्निक यूज करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर के आपको सारे के सारे हजार्ड गुजरेगी। तो ये पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस पे भी डिपेंड करता है कि कैसा है। अब फॉर एग्जांपल की जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि अगर एक चैम्बर, एक मोटर ए लगा हुआ है, एक बी लगा हुआ है, एक केमिकल ए भेजता है, केमिकल बी भेजता है, जिससे केमिकल सी में चैम्बर में है कि सी केमिकल बनता है, और सी केमिकल में अगर ए केमिकल ज्यादा हो गया उस चैम्बर के अंदर तो ब्लास्ट होगा, इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि हो सकता है कि 1 किलोमीटर का एरिया वहां से वो इफेक्ट करे उसको। तो ऐसे अगर वहां पर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वहां पर तो आप सिर्फ प्रोसेस हजार्ड चेकलिस्ट से हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करके रिस्क असेसमेंट नहीं करेंगे, फिर उसके लिए तो आपको हैज़ॉब टेक्निक ही यूज करनी पड़ेगी। तो जहां पर कॉन्सिक्वेंसेज हाई होते हैं वहां पर उतने ही अच्छे लेवल का हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन टेक्निक यूज किया जाता है, ताकि एक भी हैजर्ड्स किसी भी तरीके से रह ना जाए जिसके ऊपर कंट्रोल मेजर हम ना लगा पाए। फिर ये भी डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस प्लांट क्या है। अब इंस्पेक्शन करना है, अगर आप यूज कर रहे हैं कि प्रोसेस चेकलिस्ट लेकर के इंस्पेक्शन करना है, सर्वे करना है, और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है कि 10 किलोमीटर के प्लांट के को हम कैसे, किस तरीके से हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं या वॉक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कितनी बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट होगी और कितने कॉम्पिटेंट बंदे कहाँ से लेके आएंगे हम। तो सो कुछ ये फैक्टर्स जो हैं वो मेथड्स ऑफ सिलेक्शन को इफेक्ट करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमको इस पे भी डिपेंड कर, ये फैक्टर्स को इफेक्ट करता है। अच्छा, जब भी हम लोग कुछ हजार्ड्स का जब भी इवोल्यूट करते हैं, जब हजार्ड्स का इवोल्यूशन होता है तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब इश्यूज आते हैं ना, लिमिटेशंस होती हैं। हजार्ड्स का इवोल्यूशन किया हम लोगों ने, स्टडीज किया, तो लिमिटेशन क्या आती है। रिस्क असेसमेंट अगर हम बात कर लें कि अगर हम रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं तो रिस्क असेसमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कुछ चीजों पर डिपेंड करती हैं। जैसे इश्यूज क्या आ सकता है कि एक तो है कि कंप्लीटनेस क्या है, इश्यूज एक आया कि कंप्लीटनेस कैसे हुई। सो कहा कि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि जितने भी ऑल एक्सीडेंट्स की सिचुएशन है, जो कॉजेज हैं, उसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। तो कंप्लीट है आपका रिस्क असेसमेंट कि नहीं है, ये एक बड़ा लिमिटेशंस है रिस्क असेसमेंट का, कि हो सकता है कुछ आपने छोड़ दिया हो, कोई बड़ा हजार्ड आपने मिस कर दिया हो, वो कंप्लीट है ही नहीं रिस्क असेसमेंट, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो और बहुत से लोगों की डेथ हो जाए। तो एक इशू ये होता है कि उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही कॉम्पिटेंट, अगर कॉन्सिक्वेंसेस इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो वहां पर बहुत ही सीनियर और कॉम्पिटेंट बंदों को लिया जाता है उसके अंदर, टीम के अंदर, क्योंकि ये टीम अप्रोच है। प्रोड्यूसिबिलिटी क्या है, कहा बहुत सी वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे एचएससी के बहुत से एक्सपर्ट बंदे हैं, बहुत सी स्टडीज किया, तो डिफरेंट नॉलेज है उसको, एक बंदे को। एक ही टीम के दो बंदे हैं और एक बंदे को अलग नॉलेज है, अलग एक्सपीरियंस है, अलग असम्पशंस हैं, उसकी अभिधारणाएं हैं किसी इंफॉर्मेशन को लेकर के। तो जो एक बंदे का एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, टीम वर्क है ना, अब आप, हम और एक थर्ड पर्सन और फोर्थ पर्सन है, लेकिन अगर 4 के 4 हैं तो 4 अपनी अपनी फील्ड में जब गए हैं हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के या अप्रोच कर रहे हैं, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट असम्पशंस, अभिधारणाएं देखने को मिलेंगी। कुछ आप बताएंगे, कुछ हम बताएंगे, कुछ थर्ड पर्सन बताएगा, कुछ फोर्थ पर्सन बताएगा। तो इसकी वजह से जो रिजल्ट जनरेट होगा वो भी हो सकता है कि किसी वजह से वो बहुत इफेक्टिव ना हो या कैंडिड ना हो, ये भी एक कंडीशन निकल सकती है। क्योंकि वेरियस लोगों के अंदर वेरियस एस्पेक्ट्स होती हैं, उनके हिसाब से इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके हिसाब से उसको रिजल्ट को जनरेट किया गया है। तो एक ये भी इश्यूज आ सकते हैं, है ना।
तो इसी तरीके से देखा जाता है, इनक्रेडिबिलिटी आती है कि बहुत से ऐसे होते हैं कि टेक्निक्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स के ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं। अब हैज ऑफ और हैज ऑन तो सब लोग नहीं यूज कर सकते ना, तो बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती हैं, है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं, रिलेवेंस एक्सपीरियंस का इश्यू आ सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट के रिगार्डिंग किसी का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो हजार्ड एवोल्यूशन टीम के अंदर, किसी का हो ही ना, तो इसकी वजह से भी रिलेवेंस एक्सपीरियंस का भी इशू आ जाता है, सब्जेक्टिविटी का भी आता है कि हजार्ड एनालिसिस अपने जो जो भी यूज कर रहे हैं, जिन टीम अप्रोच जितने भी हैं, वो अपने अपने जजमेंट को ही एक्सप्लोर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने बताया, दूसरा उसको सही नहीं मान रहा है, तो ये भी एक सब्जेक्टिविटी का इशू क्रिएट हो जाता है। तो बड़ी लिमिटेशंस होती हैं इसके अंदर, इसीलिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क माना जाता है, स्पेशली जब हम लोग हैज ऑफ या हैज ऑन के जैसे हजार्ड्स को। फॉर एग्जांपल ना, कि आपने अगर सिंपल से हम बात करें, आप हैं और हम हैं, तो दो लोग ही जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइड और उस लैडर के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, और लैडर के बारे में बात करें तो लाइक्लीहुड के जो फैक्टर्स हैं, वो हो सकता है आपके पास ज्यादा हो, हमारे पास कम हो। आप ज्यादा फैक्टर्स को ध्यान में लेकर के उसके लाइक्लीहुड को आप 5 बता रहे हैं, और हम कम फैक्टर्स को लेकर के उसके मिसिंग कर रहे हैं लाइक्लीहुड, और हम उसको 4 बता रहे हैं। तो जब लाइक्लीहुड आप 5 बता रहे हैं और कॉन्सिक्वेंस तो हम लोग के सेम है कि चलिए ठीक है 5 5 है, लेकिन आपने क्या किया, लाइक्लीहुड आप 5 बता रहे हैं, तो जो रिस्क प्रायोरिटाइजेशन नंबर है वो आपका 25 आ रहा है। हमने लाइक्लीहुड आप उसी केसेस लैडर के केस में 4 बताया है, तो हमारा जो रिस्क प्रायोरिटाइजेशन नंबर 20 आ रहा है। तो यही एक सब्जेक्टिविटी का इशू है कि हमारे और आपके बीच में कम और ज्यादा हो सकता है इसमें। तो जो टीम अप्रोच होती है उसमें ज्यादा होते हैं लोग, तो उसके लिए और भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। तो जैसे बताया था कि प्रोसेस प्लांट के अंदर जो हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, उसमें से एक यूज किया था प्रोसेस सेफ्टी चेकलिस्ट। तो प्रोसेस सेफ्टी चेकलिस्ट में देखिए आप इस तरीके की, ये चेकलिस्ट सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दिया गया है, अगर कम और ज्यादा होता है तो सिर्फ एग्जांपल्स के लिए। तो एक लेआउट की कॉलम दिया गया है, उसको आप जाकर के टिक मारते हुए जाएंगे कि हाँ ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल है, यस नो और नॉट एप्लीकेबल। फिर बिल्डिंग्स के बारे में आप चेक करते चले जाएंगे, फिर जो प्रोसेस हो रहा है वहां पर उस प्रोसेस को चेक करते चले जाएंगे, फिर पाइपिंग को चेक करेंगे, फिर इक्विपमेंट को चेक करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड होता है वो प्रोसेस को चेक करना और पाइपिंग को चेक करना होता है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होता है उसके अंदर। अब जनरल लेआउट के बारे में एक सिंपल सी बात बताई कि कहा कि आप चेकलिस्ट लेंगे और जाएंगे उस एरिया के अंदर, तो कहा एरियाज प्रॉपरली ड्रेन्ड, क्या वो एरिया प्रॉपर तरीके से ड्रेन कर दिया गया है, या जो रास्ते हैं उसमें प्रोवाइड किए गए हैं, यानी असले वेज प्रोवाइड किए गए हैं पैदल चलने वालों के लिए, फायर वॉल्स या डाइक से स्पेशल गार्ड रेल्स नीडेड है कि नहीं है, नीड है तो वहां पर प्रोवाइड किए गए कि नहीं किए गए हैं, जो हजार्डस अंडरग्राउंड ऑब्स्ट्रक्शन है उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि नहीं किया गया है, कहा हजार्डस ओवरहेड रिस्ट्रिक्शंस हैं जो उसको पता किया गया है नहीं है कि नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, इमरजेंसी एक्सेस एग्जिट जो है वहां पर प्रोवाइडेड है कि नहीं है ना, इफ हार्ड हेडरूम है कि नहीं है, एक्सेस इमरजेंसी व्हीकल्स वहां पर प्रोवाइड है कि नहीं है, सेफ स्टोरेज स्पेस है रॉ मटेरियल के लिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए है कि नहीं है। तो एक चेकलिस्ट के थ्रू आप पूरा एरिया को चेक करते चले जा रहे हैं। फिर बिल्डिंग्स हैं कि एडुकेट्स लैडर्स स्टेयर्स स्केप प्रोवाइड है, फायर डोर्स रिक्वायर्ड है कि नहीं है ना, वो चीजें आपने चेक कर ली। फिर प्रोसेस के बाद अंदर गया, प्रोसेस को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपोजर टू एडजेसेंट ऑपरेशन कंसीडर्ड, क्या कॉन्सिक्वेंसेज को आपने कंसीडर किया है जो उस काम में उस प्रोसेस के अंदर है, या कोई स्पेशल फ्यूम्स या डस्ट या हुड्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है कहीं पर कि जहाँ पर फ्यूम निकल रही है तो स्पेशल हुड लगाकर उसको जो है वो एग्जॉस्ट करना है, या कोई अनस्टेबल मटेरियल जो कि प्रॉपरली स्टोर्ड रखा हुआ, या प्रोसेस लेबोरेटरी चेक किया है आपने कि उस पर रनवे निकलने के लिए इन केस ऑफ एक्सप्लोजन कंडीशन क्रिएट होती है तो निकल सकते हैं कि निकल सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल्स के लिए दिया गया है। पाइपिंग के लिए सेफ्टी शावर्स आइस बाथ रिक्वायर्ड है कि नहीं है, स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है कि नहीं है ना, प्रोविजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन है कि नहीं है, इतनी भी चीजें हैं उसको आप चेकलिस्ट के थ्रू चेक करते चले आते हैं। तो इस चेकलिस्ट प्रिपेयर करने वाला बंदा है वो चेकलिस्ट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करे, और जो जा करके उस प्रोसेस सेफ्टी चेकलिस्ट को यूज करने वाला बंदा है, यूजर्स है, वो भी बहुत ही कॉम्पिटेंट होना चाहिए और बहुत ही केयरफुली सीरियसली उसको जो है वो उसको एग्जीक्यूट करे इस वर्क को, तभी इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, अदरवाइज भरोसा नहीं किया जा सकता है।
फिर दूसरा जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडीज। हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस तो एक बहुत बड़ा टॉपिक और टर्म है। अगर सिंपल वे में कहा जाए, इसके अंदर बहुत से आ, आ, हम लोग गाइड वर्ड यूज करते हैं, और उसी के साथ में कुछ ऐसे डेविएशंस हम लोग यूज करते हैं कुछ, तो वो टेक्निक एक यूज किया जाता है, तो उसको समझने के लिए तो एक अलग से पूरा लेक्चर्स हो जाएगा। बट अगर ऐसे कहा जाए कि हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस को हम लोग समझने के लिए, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक इशू सामने दिखाई दिया हम लोगों को कि एक बल्ब नहीं जल रहा है। फॉर एग्जांपल एक इशू हम लोगों ने लिया कि जैसे एक्सप्लोजन का लिया था ना, कि एक केमिकल ए है, एक केमिकल बी है, एक पंप ए है, एक पंप बी है, और एक केमिकल जो है वो सी बना रहे हैं। तो एक की स्पीड है वो केमिकल को भेज रहा है, दूसरा पंप भी केमिकल को भेज रहा है। लेकिन इशू ये है कि जो अगर केमिकल जो है वो सी, वो उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। तो क्यों एक्सप्लोजन हो सकता है? अगर एक जो है वो ज्यादा हो गया और बी केमिकल चैम्बर सी के अंदर कम हो गया तो एक्सप्लोड कर जाएगा। तो उसी तरीके से बल्ब यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल कि बल्ब नहीं जलना एक इश्यूज, एक एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल। तो ये क्यों बल्ब क्यों नहीं जलेगा? तो फॉर एग्जांपल बल्ब है, उसके पीछे वायर है, उसके पीछे वो ऑन ऑफ का स्विच है, फिर वो उसका पावर गया है एक जगह पर, वहां पर लगा हुआ है। तो क्या इश्यूज हो सकते हैं? पहला इश्यूज तो ये कि बल्ब खराब हो जाएगा तो ही नहीं जलेगा, उसका फिलामेंट्स उड़ गया, या फिर उस बल्ब के अंदर ही कोई इश्यू आ गया है, खराबी आ गई है, या फिर उसके वायर के अंदर कोई खराब, होल्डर के अंदर कोई खराबी आई है, या उसके वायर के अंदर कोई खराबी आई है, या उसके स्विच में कोई खराबी आई है, या स्विच बंद है तो इसलिए नहीं जल रहा है, या वहां का स्विच खराब हो गया है तो नहीं जल रहा है, या वहां का स्विच बंद है तो नहीं जल रहा है। इतने ही नोड्स पे हम लोग को चेक करना है। तो एक नोड है बल्ब का जिसको चेक करना है हम लोग को, एक नोड है वायर का, इस नोड पे चेक करना है, एक नोड है दोनों स्विचेस को चेक करना और ऑन ऑफ करके चेक करना, और इसी तरीके से नोड वाइज नोड 1, नोड 2, नोड 3 पे हम लोग चेक करते हैं। तो उसी हिसाब से फिर कंट्रोल मेजर भी लगाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल जो केमिकल वाला एग्जांपल लिया था कि एक केमिकल ए है, एक बी है, और सी चैम्बर के अंदर मिलता है, और ए अगर ज्यादा हो गया, बी से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। तो किन केसेस के अंदर बी केमिकल ज्यादा हो सकता है? कि अगर ए स्लो चलने लगा तो भी ज्यादा हो जाएगा, ए वाला बंद हो गया तो भी ज्यादा हो जाएगा, या बी वाला तेज चलने लगा तो ज्यादा हो जाएगा। इतने ही, या फिर मोटर ठीक चल रहे हैं, फ्लो भी ठीक आ रहा है, लेकिन ए वाला केमिकल के पास पाइपलाइन में कहीं लीकेज हो गई तो बी वाला ज्यादा हो गया। तो इन कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि नोड वाइज देखा जाए, तो अगर लीकेज की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी लीकेज हो, अगर लीकेज सेंसर पाया जाता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, तो तुरंत कंट्रोल बोर्ड उसको सेंस करके और दोनों के दोनों मोटर को शट डाउन कर देगा। पहला सेंसर सेफ्टी मेजर्स में लगेगा। फिर दूसरा ये होगा कि दोनों मोटर एक ही स्पीड से ऑपरेट होंगे। अगर स्पीड किसी रीजन से घटती बढ़ती है तो ये दोनों मोटर एक साथ शट ऑफ हो जाने चाहिए। एक मोटर किसी भी कंडीशन में, अगर ऐसी डिवाइस, सेंसर डिवाइस आपने इसमें यूज की है, कटआउट या रिले कुछ ऐसा यूज किया है जो कि दोनों को सेम ऑपरेट कर रहा है, एक ही पावर सप्लाई पे दे रखा है आपने, तो इस तरीके से कंडीशन अगर देखी जाती है तो फिर ये कंडीशन जो एक्सप्लोजन की कंडीशन क्रिएट नहीं होने देंगे इसमें। तो इस तरीके से हैजॉब जो है वो इसी तरीके से हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करता है कि किस कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट जो है वो स्टडी नोट्स बनाते हैं कि यहाँ पर ये नोड है, नोड 1 है, यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे, नोड 2 को स्टडी करेंगे, मोटर को ले लिया, वेसल को ले लिया, पाइपलाइन को ले लिया, बल्ब को ले लिया, तार को ले लिया, प्लग को ले लिया, स्विचेस को ले लिया, ये नोड्स हैं जहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर पैरामीटर्स होते हैं बहुत सारे। अब जब केमिकल और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में ही हैजॉब टेक्निक यूज की जाती है तो इसमें हम लोग पैरामीटर्स यूज करते हैं। जैसे फ्लो, लिक्विड के लिए हम लोग फ्लो यूज करते हैं कि भाई यूज किया जाता है पैरामीटर्स में। फिर लेवल्स होता है, फिर उसके अंदर कंसंट्रेशन होता है, फिर टेम्परेचर्स होता है। इस तरीके से हम लोग बहुत से पैरामीटर्स यूज करते हैं। और पैरामीटर्स के बाद हर एक पैरामीटर से फ्लो का पैरामीटर है, तो फ्लो हम लोग जब यूज करते हैं तो उसके लिए गाइड वर्ड हम लोग यूज करते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल नो और नॉर नहीं है, या यस यूज करते हैं। इस तरीके से हम लोग करते हैं फॉर एग्जांपल।
कि यहाँ पर पैरामीटर से फ्लो का, अब उस मशीन के बारे में जो ए और बी केमिकल वाली थी उसी के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर यूज किया हमने कि फ्लो, तो यहाँ पर जो गाइड वर्ड हम लोगों ने यूज किया यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर बताया था कि गाइड वर्ड हम लोग को क्या मिलेगा, नो फ्लो। अब यहाँ पर फ्लो है, डेविएशन है, नो, तो यहाँ पर गाइड वर्ड हम लोग यूज करें नो फ्लो। अगर नहीं फ्लो होगा तो एक्सप्लोजन होगा। तो नो फ्लो क्यों होगा, पॉसिबल कॉजेस क्या होंगे नो फ्लो के, कि मोटर इज नॉट ऑपरेटिंग, तभी नो फ्लो होगा। और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि अगर नो फ्लो हुआ तो यहाँ पर केमिकल बी ज्यादा हो जाएगा, एक्सप्लोजन होगा, तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज का है एक्सप्लोजन। तो एग्जिस्टिंग सेफगार्ड में आपने क्या लगा रखा है, नो फ्लो की वजह से क्या लगा रखा है कि स्विचेस फॉर बोथ मोटर्स टू ऑपरेट एट द सेम टाइम्स एंड शट डाउन सेम, अगर एक ना चले तो दूसरा भी शट डाउन हो जाए, ऐसा लगा रखे हैं। रिक्वायर्ड एक्शन क्या है कि इमीडिएटली। तो इस तरीके से इसका रिस्क असेसमेंट होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है हैजॉब के अंदर। ये सिर्फ एक जस्ट फॉर एग्जांपल्स इसको बताया गया है, इसकी स्टडी बहुत ही अलग होती है, पूरा तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट की नीड क्यों होती है। तो पहले ही हम लोग ऐसे डिस्कस किया था कि इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, है ना। एज एन एम्प्लॉयर यू आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोटेक्ट योर एम्प्लॉइज एंड अदर्स फ्रॉम द हार्म। अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाइए, जो एम्प्लॉइज हैं उनको सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करिए, नुकसान ना होने दीजिए, है ना, वर्क प्लेस इंजरीज ना होने दीजिए। तो इसके लिए आइडेंटिफाई व्हाट कुड कॉज हार्म और इंजरी और इलनेस ए बिजनेस टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड, फिर डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, उस हैजर्ड से किसको नुकसान हो सकता है, कैसे हो सकता है, एंड टेक एक्शन टू एलिमिनेट द हैजर्ड, और इफ नॉट पॉसिबल कंट्रोल द रिस्क, अगर पॉसिबल नहीं एलिमिनेट करना हैजर्ड्स को तो आप उसको कंट्रोल कर लीजिए। तो रिस्क के बारे में कहा जाता है कि risk is the combination of likelihood of a hazardous event and consequence of the event. जैसे hazard is something that has the potential to cause harm, ठीक है। और कहा कि रिस्क का मतलब क्या होता है, तो रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ hazardous event and consequence of the event। तो कहा कि रिस्क एंड hazards आर ऑफन कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो कहा hazard इज द पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस और प्रोसेस टू कॉज हार्म टू द पीपल। और रिस्क कहा कि रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हजार्ड एक्चुअली कॉजिंग हार्म, क्या चांसेस हैं, साथ में कॉन्सिक्वेंसेस का लेवल भी होना चाहिए कि रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हजार्ड एक्चुअली कॉजिंग हार्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग हार्म एंड द सेवरिटी ऑफ दैट हजार्ड, तो उसकी सेवरिटी भी साथ में होना चाहिए। तो कहा हजार्ड का मतलब कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचाए, रिस्क का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चांसेस हैं कि ये नुकसान पहुंचाएगा और कितना नुकसान पहुंचाएगा, कि जान से मार देगा तो रिस्क ज्यादा है, और कम हल्के चोट पहुंचाएगी तो रिस्क कम है ना। यानी चांस ऑफ अकरेंस, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्डस इवेंट ऑफ कॉजिंग द हार्म ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी चीज की ठोकर लगने की चांसेस जैसे ज्यादा है कि ठोकर लगेगी, जैसे एक पत्थर है जो कि एक हमारे घर के बैकयार्ड और डेब्रिस जहां इकट्ठा करते हैं कूड़ा करके, वहां पर पत्थर रखा हुआ है, तो वहां पर लाइक्लीहुड कम है, लोग वहां पर कम जाएंगे, ऐसी गंदगी के लिए जाते नहीं है, तो यहाँ पर लाइक्लीहुड कम है, यानी चोट लगने की, यानी रिस्क ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हजार्ड एक्चुअली कॉजिंग हार्म इज लेस। ठोकर लगने के चांसेस तो कम है, कि रिस्क कम है यहाँ पर कि वो हार्म पहुंचाएगा वो हजार्ड। और वही हजार्ड पत्थर एक जगह पर रखा हुआ है जहां पर एक शॉप का एंट्रेंस है, गेट है, वहां पर पत्थर रखा हुआ है, तो वहां पर फ्रिक्वेंटली बार बार लोग निकल रहे हैं, तो यहाँ पर लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए गेट के ऊपर शॉप के वहां पर चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए हजार्डस इवेंट ज्यादा है, या कॉजिंग हार्म की जो चांसेस हैं उस पत्थर के जरिए तो वो ज्यादा है, और इस जगह पर बैकयार्ड पे यहाँ पर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, यहाँ पर कम है। लेकिन ये भी चीज देखिए कि अगर इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर बैकयार्ड वाला जो पत्थर है उसके आगे एक 20 फुट का गड्ढा खुदा हुआ है, और यहाँ वाला जो शॉप के ऊपर जो पत्थर है वहां ठोकर लगने के बाद वहां पर एकदम बराबर रोड है, तो अब दोनों में रिस्क सेम नहीं रह गया। रिस्क तो दोनों में है कि यहाँ पर ठोकर लगने की रिस्क भी ज्यादा है और चोट खाने की, ठोकर लगने की चांस ज्यादा, बट कॉन्सिक्वेंसेस कम है, लाइक्लीहुड तो ज्यादा है लेकिन कॉन्सिक्वेंस कम है, तो रिस्क यहाँ पर कम है। यहाँ पर लाइक्लीहुड कम है लेकिन रिस्क सेवरिटी बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में बस में सफर करते हैं हम लोग, तो बस में
टकराने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक ठाक है, रोड के ऊपर बहुत सी बसें चलती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो वन वे बहुत कम है, तो एक ही रोड पे क्रॉस करते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन चांस ऑफ फैटेलिटीज़ कम है, डेथ के चांसेस कम है। अगर पीछे बैठे हैं तो शॉक और भी कम लगेगा, तो इंजरीज होंगी लेकिन कम लगेगा। वही चीज़ ट्रेन के एक्सीडेंट पे जान जाने का खतरा ज़्यादा है, और वही चीज़ अगर फ्लाइट हम लोग ले रहे हैं तो उस पर जान जाने का खतरा और है। तो यहाँ पर लाइक्लीहुड कम, प्लेन के केस में लाइक्लीहुड बहुत कम है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज या सेवरिटी बहुत हाई है कि साल में कहीं एक प्लेन कहीं क्रैश होता है। ऐसे रोज तो नहीं होते ना, तो हम लोग फील फ्री होकर के ट्रैवल करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो वहां पर चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हजार्डस इवेंट कम है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर वो हुआ तो फिर बचना भी मुश्किल है। तो सेवरिटी कॉन्सिक्वेंसेज बहुत हाई है। तो लाइक्लीहुड 1 एंड कॉन्सिक्वेंसेज 5, 5 1 जा 1, 5 5 5 1 जा 5। तो वहां पर क्या है, रिस्क प्रायोरिटेशन नंबर 5 आया। यहाँ पर क्या है कि बस है, बस में ज्यादा अक्सर वो चोट लगा करती है कि कहीं से साइड लड़ा दिया, कहीं किसी छोटी व्हीकल से टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया, या किसी बाइक से या किसी कार से, वही करता है हमेशा। तो रोड के एक्सीडेंट तो बहुत ज्यादा है कंपेरिजन टू स्काई, तो यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन चांस लाइक्लीहुड ज्यादा है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस डेथ के चांसेस कम है। तो यहाँ पर कहा कि लाइक्लीहुड जो है वो 5 है या 4 है, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज जो है यहाँ पर देखा जाता है, कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखा तो पता चला कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर 2 हैं। तो यहाँ पर अगर लाइक्लीहुड 2 माना गया है और या लाइक्लीहुड 3 माना गया है, कॉन्सिक्वेंसेज 1 माना गया, तो 3 1 जा 3 है, तब भी उससे कम निकलता है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ए हजार्डस इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। ये सबसे सफिशिएंट और सबसे अप्रोप्रिएट डिफिनेशन होती है ना। इससे इससे थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हजार्ड एक्चुअली कॉजिंग हार्म। प्रोबेबिलिटी क्या है कि हार्म कॉज करेगा, लेकिन सेवरिटी की लैकनेस है इसमें, तो रिस्क कम और ज्यादा हो सकती है। तो इसीलिए कहा गया ए रिस्क इज द लाइक्लीहुड ऑफ ए हजार्डस इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। दोनों का कॉम्बिनेशन ही रिस्क कहलाता है। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिस्क होता क्या है। तो उसका एग्जाम्पल्स है कि फॉर एग्जाम्पल एस्बेस्टस है, जो कि बहुत नुकसानदेह चीज़ है, बहुत ही माइन्यूट या माइक्रो फाइबर्स होते हैं जो हमारे लंग्स में चले जाते हैं, और मीजोथेलियोमा कॉज करते हैं या लंग्स कैंसर कॉज करते हैं, या हम लोग इसको एस्बेस्टोसिस डिजीज भी कहते हैं, जो कि लंग्स को एक तरह से इन्फ्लेमेशन होता है या उसके अंदर कैंसर कॉजिंग सेल्स को डेवलप कर देता है। लेकिन एक दिन में नहीं होता है, लॉन्ग एक्सपोजर पे होता है। तो इसको ही इसी को हम लोग रिस्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक वर्कर से चिपिंग मशीन यहाँ पर चला रहा है, जिसकी वजह से नॉइस क्रिएट हो रही है, तो अलग अलग वर्क ग्रुप पे इसका अलग अलग इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि रिस्क टू अ यंग पर्सन, उसके कान एकदम ठीक है, फिट है, उसकी बॉडी फिटनेस में है, तो उसके ऊपर इसका रिस्क एक्सपोजर कम होगा। और एक लेडी काम कर रही है जो डिसेबल है, ये डिसेबल नहीं होगा बल्कि वो एक तरह से क्या बोलते हैं कि प्रेगनेंसी है उसको, तो उस पर एक्सपेक्टेड मदर है, तो वो वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाती है, तो उसके ऊपर उसका एक्सपोजर ज़्यादा है। यंग वर्कर के ऊपर उस वाइब्रेशन का असर कम होगा, रिस्क कम है। लेकिन एक ऐसी वीमेन है जो ओल्ड एज है, उनके ऊपर वाइब्रेशन के ऊपर उसका इफेक्ट या एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो ये रिस्क का जो इफेक्ट और एक्सपोजर होता है वो अलग अलग एम्प्लॉयज के ऊपर अलग अलग होता है। सो कहा वेयर कैन आई फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑन द हजार्ड की इंफॉर्मेशन कहाँ पा सकते हैं। तो पीछे जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर वॉक थ्रू होता है और सर्वे कर लेते हैं, सेफ्टी वॉक कर लेते हैं, इंस्पेक्शन कर लेते हैं वर्क साइट से, तो हजार्ड पता चल जाते हैं। या वर्क टास्क को हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, कौन कौन से काम चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, या कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किया जा रहे हैं, या डिजाइन को एनालाइज कर लिया, या अरेंजमेंट ऑफ वर्क को एनालाइज कर लिया, या पीछे से इंसिडेंट रिकॉर्ड्स को निकाल लिया, या वेबसाइट्स को जा करके देख लिया, कंसर्न अथॉरिटी की वेबसाइट से पता चल गया, या सब्सटेंस जो मटेरियल जो मंगाया है उसके सप्लायर मैन्युफैक्चरर से इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इस तरीके से हजार सारे के सारे हम लोगों को पता चल जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल्स है कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल्स की यहाँ पर हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना है। तो इस इमेज के अंदर देखिए कि यहाँ पर सस्पेंडेड लोड है और यहाँ पर बिना पीपीस के वर्कर्स उसके रेडियस में खड़ा हुआ है, तो ये इसके लिए फॉलिंग ऑब्जेक्ट हजार्ड हो सकता है। यहाँ पर लोड को गलत तरीके से गलत पोस्चर में लिफ्ट कर रही है लेडी, तो ये एक तरह से लोअर बैक पेन कॉज कर सकता है। या मशीन पे यहाँ पर अनसेफ एक्ट हो रहा है, यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट के पास में काम कर रही हैं
और यहाँ पर बिना पीपीस के एलईडी काम कर रही है, तो ये भी अनसेफ एक्ट है, ये भी हजार्ड है। यहाँ पर देखिए कि पैलेट ट्रक यहाँ पर पड़ा हुआ है जो कि बैड हाउसकीपिंग है, तो ये भी हजार्ड है। यहाँ पर हैवी लोड कोई बंदा कैरी कर रहा है, ये भी हजार्ड है। यहाँ पर स्मोक कर रहा है बंदा और यहाँ पर कोई फ्लेमेबल सिलेंडर भी रखा हुआ है किसी गैस का, और बगल में ही यहाँ पर वेल्डिंग का काम भी चल रहा है, इसके फ्लैंक्स और स्पार्क्स भी निकल रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज पड़ी जिससे स्लिप और ट्रिप हो सकता है। यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर फ्लोर ओपन है तो कोई गिर सकता है, बैरिकेड या सेफ गार्ड नहीं लगाया गया है। यहाँ पर कोई केमिकल्स ऐसे ही स्टोर किया गया है अनऑथराइज्ड प्लेस पे। यहाँ पर एक ही लैडर के ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया गया है और यहाँ पर बंदा भी चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से हो सकता है फॉर्कलिफ्ट के ऊपर एक वर्कर भी बैठ करके जा रहा है। तो यहाँ पर बैड हाउसकीपिंग का एक एग्जाम्पल मिल सकता है। तो इस तरीके से एक देख करके भी हम लोग वर्क प्लेस के हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कुछ हजार्ड्स ऐसे होते हैं अफेक्टिंग जो बॉडीज को इफेक्ट करते हैं, जैसे पीक नॉइस सर ऐसा। वो हाँ, फर्स्ट वाला आपने क्या बताया, ये जो ग्रिल के साथ अटैच्ड है ये लेफ्ट वाला, इसका? ये वाला, ये सस्पेंडेड, हाँ ये सस्पेंडेड लोड। एक्चुअली में रूल ये है कि कोई भी लटकता हुआ लोड जो सस्पेंडेड लोड है तो उसके रेडियस के आसपास कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि वो लोड कब गिर जाए, स्लिंग कब टूट जाए, इसके ऊपर कोई बिलीव नहीं, किसी भरोसा नहीं किया सकता है। तो इसीलिए जिसको रेडियस होता है, लटकता हुआ लोड जो है, जो सस्पेंडेड लोड है किसी भी क्रेन से, उसका जो एक रेडियस माना जाता है, उस रेडियस के नियरर क्लोज कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, लोड में क्या होता है कि एक गाइडलाइन बांधी जाती है, एक रस्सी बांधी जाती है। तो ऐसा किया जाता है कि कभी कभी जब लोड को रखना होता है ना, तो उसको शिफ्ट कराना होता है, क्योंकि स्विंग किया करता है। तो वो रस्सी इसलिए बांधी जाती है लोड के किसी कॉर्नर पे, थोड़ा सा लंबी रस्सी बांधी जाती है कि लोड जब नीचे आ जाता है तो वो एक पर्सन जाता है, जैसे जो सिग्नल मैन है वो गया वहां पर, जो स्लिंग को बनाने वाला स्लिंगर है जब गया वहां पर, तो उसने क्या हुआ, उस रस्सी को पकड़ करके ही उसको उसके स्विंग होने की उसको स्विंग होने से रोका और उसको सही पोजीशन पे उसको रखवा दिया। तो ये प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिस होती है। और ये जो बंदा खड़ा हुआ है जो सस्पेंडेड लोड के नीचे, ये अनसेफ एक्ट है जिसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर। तो सम हैजर्ड्स अफेक्टिंग द बॉडीज, कुछ हैजर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडीज को इफेक्ट करते हैं। जैसे नॉइस अगर कोई है और वो 135 डेसिबल से ज्यादा एक्सीड कर जाती है, तो जब ज्यादा नॉइस होती है, अच्छा ये कभी ऐसा ह्यूमन बॉडी को ऐसा बनाया गया है कि वो चीजों को मैनेज कर सके, तो चाहे हमारे कान हो, चाहे आंख हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो थोड़ा बहुत मैनेज करती है। लेकिन जब एक्सेस हो जाता है तो फिर उनके ऊपर उसका एक्सपोजर होने लगता है। अगर पीक नॉइस है बहुत, जो एक्सीड कर रही है 135 डेसिबल, तो जहां पर आवाज की वजह से कानों में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई तरीके की डिजीज हो जाती है। तो एक कभी तो थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो जाती है, बहरापन हो जाता है। तो उसमें कभी कभी होता है कि किसी इंड्यूस्ड नॉइस, जो एकदम से ज्यादा नॉइस आती है हाई फ्रीक्वेंसी की, तो कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा कानों के स्ट्रक्चर हमारे ईयर कैनाल को देखेंगे तो ये उल्टे डायरेक्शन में, जैसे एक जो लाउड स्पीकर होते नहीं है, तो जस्ट ऑपोजिट बने हुए हैं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की जो नॉइसेस होती हैं उसको रिड्यूस करके हमारे ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम के पास पहुंचाता है, जो कान के पर्दे होते हैं। तो एक तो सेफ्टी, पहले से ही हम लोग की बॉडी के स्ट्रक्चर में इसके जो ग्रूव्स हैं, हम लोग के कान के ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि इसमें नॉइस टकरा करके उसकी फ्रीक्वेंसी को लो करके और अंदर ईयर कैनाल पे उसको भेजे। और जब लो नॉइस इंड्यूस्ड होकर के, अच्छा यही अगर रोकने में असमर्थ हो जाए, ये रोक ना पाए और ज्यादा इंड्यूस नॉइस जाएगी, तो वो ईयर ड्रम को हो सकता है वो नुकसान पहुंचा दे। या ईयरड्रम के साथ साथ ईयरड्रम के पीछे एक ड्रम स्टिक लाइक का एक बोन होता है जो ड्रम से टच होता है, जिसके पीछे नर्व्स होती हैं। अगर एनाटॉमी देखी जाती है ईयर की, तो ऐसे ही होता है कि ड्रम की तरह, ऐसे ड्रम को हम लोग बजाते नहीं एक स्टिक से, तो ऐसे ही ड्रम के पीछे एक स्टिक नुमा एक बोन पाई जाती है जो कि नर्व से अटैच होती है। और जो नर्व्स जो होती है वो ब्रेन को ले आकर के मैसेज को डिकोड करने के लिए सप्लाई देती है। तो जो वाइब्रेशन होता है, इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को हम लोग पहचानते हैं, इसी को हम लोग साउंड कहते हैं। और साउंड से ही हम लोग अल्फाबेट्स को बनाते हैं। जैसे ए की साउंड है तो ए फॉर एप्पल, तो हम लोग पहचान लेते हैं। तो ये वाइब्रेशन का ही कमाल होता है। और वाइब्रेशन अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है तो उससे बड़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इंड्यूस्ड नॉइस कभी जब बहुत ज्यादा आ जाती है हम लोग के कानों के अंदर, तो हम लोग की परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो जाता है और हमेशा के लिए बहरापन हो जाता है हम लोगों को। कभी कभी ऐसा होता है कि इंड्यूस्ड नॉइस जो होती है वो टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट करती है,
हाँ, थोड़ा समय के लिए कोई बहरी हुई हो, उसके बाद ठीक हो गया। हमारी आंटी थी दिल्ली में, तो उनके वो जा रही थी और रिक्शे से, और उनके बगल में टायर बस्ट हो गया। इंड्यूस नॉइस की वजह से उनके कान की आवाज चली गई, वो बहरी हो गई। तो इंड्यूस नॉइस जो होती है, पीक नॉइस होती है, वो हार्म पहुंचाती है। कुछ ऐसी नॉइस होती हैं जो नॉइस पॉल्यूटेड एरिया होता है, जहाँ पर नॉइस लगातार क्रिएट हुआ करती है, जैसे कोई मेटल इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर सामान को रखना है, तोड़ना है, काटना है, ऐसे। या कोई ऐसे बंदे जो काम करते हैं, ग्राइंडिंग कटिंग का काम करते हैं, जहाँ नॉइस बहुत ज्यादा आता है और लंबे समय तक के वो पीपीज नहीं यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक अनवांटेड नॉइस हमारे कानों में क्रिएट होती है, जिसको हम लोग टेनाइटस कहते हैं, एक डिजीज कहते हैं। उसमें या तो बजिंग की साउंड आने लगेगी, या ऐसी कोई भी एक विसिल बजने लगेगी, इस तरीके की नॉइस क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और लोगों को नहीं फील होता है, वो उस बंदे को ही होगा, सिर्फ वही बंदा उस आवाज को सुनेगा। तो और नॉन क्यूरेबल डिजीज है, उसका कोई केयर नहीं, लाइफ टाइम तक के वो ऐसे ही रहेगा। और वो बाद में हैबिचुअल हो जाए तो वो अलग बात है, वो यूज टू हो जाएगा तो उसके ऊपर बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बजिंग होना शुरू हो जाता है उसके कान के अंदर। तो जैसे नॉइस है तो कि बहुत नुकसान पहुंचाता है हमारे कानों को, तो और भी बहुत से रीजन उसके लिए देखे जाते हैं, जैसे इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है, उसकी वजह से भी वो चीजें पाई जाती हैं। ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है, फट जाता है, बहुत सी रीजन की वजह से। तो कोई ऐसी अगर कोई शार्प निडल अगर कोई उसको यूज करता है, या कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी जो ईयर ड्रम बस्ट हो जाता है, फट जाता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन लेवल बढ़ने लगता है, तो भी उसके लिए थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो जाता है, बहरापन होने लगता है उसके लिए। मेटल प्लास्टिक शर्ट्स होते हैं, डस्ट होती है, मिस्ट होती है, मेटल फ्यूम्स होते हैं जो आंखों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, लंग्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें केमिकल स्प्लैश होता है, बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, रेडिएशन बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, केमिकल गैस वेपर्स लंग्स को पहुंचाते हैं, आइज को पहुंचाते हैं। कॉन्टिन्यूस नॉइस एक्सीडिंग 80 डेसिबल तो कानों को नुकसान पहुंचाएंगी। तो इससे बहुत सारे आपके डिफरेंट, एक ही हजार्ड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाती है। अब डस्ट है तो वो कानों को भी अंदर जाएगी, वो डस्ट आंखों को भी नुकसान पहुंचाएगी, ब्रीदिंग के थ्रू लंग्स को भी पहुंचाएगी, है ना। रेडिएशन है तो वो आंख को भी पहुंचाएगी, बॉडी पार्ट्स को भी पहुंचाएगी। तो एक हजार्ड बॉडी के कई पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए पीपीएस को जब दिया जाता है तो ध्यान रखा जाता है इसका एक्सपोजर इस हजार्ड का और किसके ऊपर हो सकता है। और फिर वेयर कैन आई फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑन द हजार्ड, हजार्ड कहाँ, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट से मिल सकती है ना। फिजिकल वर्क इन्वायरमेंट से मिल सकती है, इक्विपमेंट मटेरियल सब्सटेंस से मिल सकती है, वर्क टास्क से मिल सकती है, वर्क डिजाइन मैनेजमेंट से मिल सकती है। एमएसडीएस शीट जो है वो एक शीट होती है जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, जिसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर होता है, केमिकल्स कंपोजिशन क्या है, फिजिकल डेटा क्या है, एक्सपोजर कंट्रोल पीपीस क्या है, फायर फाइटिंग इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट एड क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारी चीजें उसके अंदर दी जाती हैं। और व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द हजार्ड, एस्टिमेट द रिस्क एंड इवैल्यूएट द रिस्क एंड अप्लाइंग द कंट्रोल मेजर टू मिनिमाइज देम एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। एक रिस्क असेसमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को एस्टिमेट करते हैं, देन इवैल्यूएट करते हैं, और उसके ऊपर एक कंट्रोल मेजर को लगा करके उसको एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, जितना कम हो सकता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, एक एक्सेप्टेबल लेवल में लाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से हम लोग उसको साइकिल में चलाते रहते हैं। तो हजार्ड है, उसके बाद रिस्क है, उसके बाद कंट्रोल है, जो साइकिल इस पे हमेशा चलती रहती है। तो रिस्क असेसमेंट जब भी करते हैं, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए होता है कि सब्सटेंसेस कौन से यूज कर रहे हैं, वर्क प्रोसेस कौन सा है, लोकेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, असेसमेंट ऑफ लेवल ऑफ एक्सपोजर क्या है, इवोल्यूशन ऑफ कंट्रोल मेजर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग। अब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो लेवल्स के ऊपर, कोई केमिकल से कंटेनर का लेवल, ट्रेड जनरल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंग्रेडिएंट्स जो यूज किए गए हैं बनाने के लिए उससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एमएसडीएस शीट के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन उसकी दी जाती है। अब रिस्क के फेजेस जो केमिकल्स के होते हैं वो अलग अलग फेजेस के अलग अलग रिस्क होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स R1 एक्सप्लोसिव व्हेन ड्राई, R1 केमिकल है, जब वो ड्राई है तब वो एक्सप्लोसिव नेचर का है। व्हेन वेरी टॉक्सिक व्हेन इनहेल्ड, जब इसको इनहेल कर लेंगे तो ये R26 बहुत टॉक्सिक है अगर इनहेल कर लेंगे। R35 केमिकल है जो बर्न कॉज कर देगा। R42 में कॉज सेंसिटाइजेशन व्हेन इनहेल्ड, से बहुत सेंसेशन कॉज करेगा। R43 जो सेंसिटाइजेशन जब कांटेक्ट स्किन पे होगा तो बहुत करेगा। R49 है जो कि कार्सियोजेनिक कैंसर कॉजिंग केमिकल्स है।
तो इस तरीके से अलग अलग केमिकल्स का अलग अलग नेचर और बिहेवियर होता है। रिस्क मैनेजमेंट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर कंट्रोलिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क कॉज्ड बाय द हजार्ड इन द वर्कप्लेस। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है वर्क प्लेस के जितने भी हेल्थ रिलेटेड हजार्ड होते हैं या जितने वर्क प्लेस रिलेटेड हजार्ड होते हैं सबको कंट्रोल करने का स्टेप वाइज तरीका होता है। और रिस्क असेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क असेसमेंट जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। तो रिस्क असेसमेंट के जो स्टेप्स होते हैं, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करिए, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद डिसाइड करिए कि इस हजार्ड से किसको नुकसान हो सकता है और कैसे हो सकता है, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। देन इवैल्यूएट द रिस्क। रिस्क को इवैल्यूएट करिए, डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। रिस्क को इवैल्यूएट करिए कि इसका रिस्क का लेवल क्या है, उसके लिए आप मैट्रिक्स यूज करिए और लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेज दे करके उसकी आरपीएन रिस्क प्रायोरिटाइजेशन नंबर को निकालिए और उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रिकॉशन यूज करके उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आइए और रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी फाइंडिंग्स को, जो आपने पाया, जो हजार्ड पाया, कैसा हजार्ड है, कौन नुकसान हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसका आरपीएन कितना है, इसमें कंट्रोल मेजर कौन सा लगाया है आपने। और उसके बाद जो लगाया है, इसको रिकॉर्ड करने के बाद कंट्रोल मेजर जो लगाया है यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहिए रिस्क असेसमेंट को और अपडेट करते रहिए इफ नेसेसरी। रिव्यू करके फिर अपडेट करिए। अगर रिव्यू करने पे रिव्यू की कुछ कंडीशंस बताई जाती हैं कि रिस्क असेसमेंट को कब रिव्यू करना चाहिए। अगर मशीन चेंज हो गई तो रिव्यू कर लिए रिस्क असेसमेंट को, अगर एम्प्लॉय चेंज हो गया तो रिस्क असेसमेंट कर लीजिए, अगर कोई छोटा से छोटा इंसिडेंट नियर मिस जैसी इंसिडेंट भी वहां पर हुई है तो भी आप रिव्यू कर लीजिए, या उसका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया तो रिव्यू कर लीजिए। तो मटेरियल, मशीन, इन्वायरमेंट, लोकेशन, है ना, एक्सीडेंट या टाइम ड्यूरेशन अगर पूरा हो गया तो रिव्यू कर लेना चाहिए उसको, रिस्क असेसमेंट को। अब आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, जैसे ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हैजर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्लांट, पीपल, इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट को हम लोग जज करते हैं, देख लेते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ द रिस्क, जिसको हम लोग मैट्रिक्स के थ्रू यूज करके देखा है हम लोगों ने कि किस तरीके से हम लोग एवेल्यूट करते हैं, आरपीएम निकालते हैं। देन कंट्रोल करने की जब बात की जाती है तो कोई भी हजार्ड है जो हम लोगों को मिला है जिस जगह पर भी, तो जब भी उस पर कंट्रोल मेजर लगाने की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कंट्रोल मेजर में हम लोग उसको क्या करेंगे कि हटाने की कोशिश करेंगे कि इस हजार्ड को हम यहाँ से हटा ही दें तो सबसे बढ़िया है, एलिमिनेट कर दें। फॉर एग्जांपल, जैसे एक ऊपर कार्टून्स थे जो कि काफी ऊंचाई तक के स्टैक कर दिए गए थे, इकट्ठा कर दिए गए थे और वो 10 फीट की ऊंचाई तक के स्टैक कर दिए गए थे। और 10 फीट की ऊंचाई पे स्टैक करने के बाद उसको, जो उसके बार कोड को स्कैन करना था, वो एक वर्कर को टास्क दिया गया था कि इसके बार कोड को, सबको इस बार कोड को स्कैन करिए स्कैनर के थ्रू। तो वो लैडर यूज कर रहा था हाइट पे पहुंचने के लिए। तो लैडर्स पे काम करना रिस्की था, तो लैडर्स का वहां से हटाना था। अब वो लैडर्स के ऊपर, यानी कि लैडर पे काम कर रहा है, इसके मतलब वहां पर वर्क एक्टिविटी में हजार्ड क्या है, हाइट वर्क। तो हाइट वर्क वहां पर एक हजार्ड पाया गया। तो हाइट वर्क में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हजार्ड को ही एलिमिनेट कर दिया जाए। तो या तो वो नीचे से स्कैन करे किसी तरीके से, और या तो उस बॉक्सेस को नीचे उतार लिया जाए। तो बॉक्सेस को नीचे उतारना तो मुश्किल है क्योंकि हमारे पास वेयर हाउस में जगह नहीं है, स्टैकिंग वैसे ही होगी, ना ही तो हम रख सकते हैं उसमें। तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम बॉक्सेस को नीचे रख लें। हाँ, ये पॉसिबल है कि हम हाइट वर्क को हटा दें। तो सबसे पहले हम हाइट वर्क को हटाने की कोशिश करेंगे कि कोशिश ये करें कि इसको हटा के, लैडर को हटा करके और नीचे से ही वो काम कर ले। तो स्टिक में अगर कोई ऐसा स्टिक आपके पास मिल सकती है जिसके थ्रू आप उसके स्कैनर को, मशीन को लगा करके स्टिक से नीचे से खड़े होकर काम कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं इलिमिनेशन, फिजिकल रिमूवल ऑफ द हजार्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं, बनाना पील, केले का छिलका रास्ते में पड़ा हुआ है, वो कि स्लिप हजार्ड है, स्लिप हजार्ड कॉज करेगा, फिसलेगा, तो उसको उठा के हटा ही दिया, फिजिकली उसको डस्टबिन में डाल दिया। कोई गड्ढा आपने देखा जो रास्ते में था वर्क प्लेस पे, जिसके अंदर किसी का पैर पड़ सकता था, कोई गाड़ी उसके अंदर जा सकती थी, तो आपने क्या किया, अगर छोटा मोटा है उसको बंद कर सकते हैं या कवर्ड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, बैक फिल कर सकते हैं मिट्टी से, तो बैक फिल करा करके उसको आप उसको सही कर देंगे, तो वो गड्ढा खत्म हो गया वहां से। तो इसका मतलब वो फिजिकली रिमूव हो गया। तो बहुत से केसेस के अंदर ऐसा होता है कि फिजिकली हजार्ड रिमूव हो जाता है, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि फिजिकली रिमूव करना उसको पॉसिबल नहीं होता है। तो जब फिजिकली रिमूव नहीं कर पाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट मूवमेंट स्टेप मूव करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। वहां पर नीचे से काम नहीं हो सकता था,
तो इसका सब्स्टिट्यूशन, लैडर का सब्स्टिट्यूशन जो सेफ हो वो क्या हो सकता था कि वहां पर आप एक मूविंग एस्का फोल्ड मंगवा लीजिए, तो मूविंग एस्का फोल्ड पे वो काम खड़ा होकर के और काम करेगा, तो वो नीचे आएगा। फिर अच्छा ये भी प्रॉब्लम होगी, एक बार जाए ऊपर स्कैन करे फिर नीचे आए, फिर वहां से फिर उसको खिसकाए, फिर चढ़ के जाए, फिर स्कैन करे, फिर नीचे आए, फिर खिसकाए उसको, अगर अकेला है तो। क्योंकि रूल है कि मोबाइल टावर इसका पोल के ऊपर कोई बैठा हो, ऊपर कोई पर्सन वर्क कर रहा हो तो उसको नीचे से हिला नहीं सकते, यानी शिफ्ट नहीं कर सकते, वर्कर्स को नीचे ही आना पड़ेगा। तो ये बार बार का काम है, तो इसके लिए लगातार काम करना है हमको इसके ऊपर। तो उसके लिए फिर क्या होगा कि मैन लिफ्ट यूज कर ले तो वो ज्यादा बेटर है। वो आगे पीछे भी हो सकती है और ऊपर नीचे भी, उसका लीवर जो ऑपरेटिंग होता है वो ऊपर ही होता है और वो आसानी से एक बंदा ऑपरेट कर सकता है। तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो उसको ज्यादा बेटर। तो सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। सब्स्टिट्यूशन और भी केमिकल के केसेस में बहुत होता है कि हम कोई केमिकल ऐसा यूज कर रहे हैं कि पेंटिंग के लिए जिस जो ज्यादा हार्मफुल है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके लेस हार्मफुल हम ला सकते हैं उसमें केमिकल को, अगर ऐसा अवेलेबल है तो मशीन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि एक जनरेटर था जो कि ज्यादा आवाज करता था, उसका सब्स्टिट्यूट लेस नॉइस वाला अवेलेबल है तो हम उसको यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल होता है। या रिड्यूस भी, सब्स्टिट्यूशन के साथ रिडक्शन भी करते हैं कि कोई केमिकल 10 लीटर पेट्रोल रख के आप काम कर रहे हैं जो कि हाईली फ्लेमेबल है, आप वही काम 1 लीटर से भी हो सकता है, तो आप 9 लीटर कहीं और रखिए, 1 लीटर अपने पास रखिए, फिर उसको मंगा लीजिए। तो रिडक्शन भी इसी में आता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन। फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल आती है। इंजीनियरिंग कंट्रोल में हजार्ड और वर्कर या एम्प्लॉयज के बीच में एक सेपरेट बैरियर क्रिएट किया जाता है। मशीन है, घूमता हुआ पार्ट है जो कि किसी वर्कर को खींच सकता है अंदर, जिसकी वजह से हो सकता है डेथ हो जाए। तो मशीन और उस वर्कर के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर दिया। तो वो क्या किया, बैरियर ने क्या किया कि गार्ड लगा दिया, उसमें फिक्स्ड गार्ड लगा दिया। तो गार्ड और उस वर्कर के, हजार्ड और वर्कर के बीच में गार्ड्स आ गए, तो अब उसको नुकसान कब पहुंचाएंगे। उसी तरीके से इंजीनियरिंग कंट्रोल में ही हमारे आते हैं सेंसर डिवाइस आती हैं जो लगा दिए जाते हैं ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है, चेंज द वे द पीपल वर्क, प्रोसेस को चेंज कर, काम करने के तरीके को चेंज कर देना, या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देना, वर्क परमिट इशू कर देना, इंस्पेक्शन करना, रिस्क असेसमेंट करना, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करके इम्प्लीमेंट करवाना, साइनेज बोर्ड लगवाना, अवेयरनेस क्रिएट करना। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती हैं। फिर लास्ट में होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कम इफेक्टिव कंट्रोल मेजर है लेकिन इसको मैंडेटरी ही रखा जाता है कि इसको हम लोग यूज करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को। फिर हम लोग अपने रिकॉर्डिंग्स को जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं और रिस्क असेसमेंट को रिव्यू कर लेते हैं। और अगर कब रिव्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे चेंज, स्टाफ चेंज हो गया, प्रोसेस चेंज हो गया, सब्सटेंस या इक्विपमेंट चेंज हो गया, या उसका टाइम पूरा हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया बीच में, तो हम, एक्सीडेंट होने का मतलब ही है कि हजार्ड बचा हुआ है और उसको भी फाइंड आउट करके उसको रिमूव कर दिया ताकि एक्सीडेंट से लोग बच सकें। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीईस जो है वो प्रोवाइड करना होता है। पीपीईस के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको प्रोवाइड करना होता है। तो आइडेंटिफाई द हजार्ड, determine who might be harmed and how, evaluate the risk and decide on the precautions, sufficient control measure, record your findings and implement them and time to time review them। तो ये आज का हमारा टॉपिक था हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट का। होप सो दिस विल बी यूजफुल टू यू।